Hi everyone, welcome to Gyanam. I'm Hemlata and I'm here to discuss Punjab GK mock test 3 question. So this mock test is the series of free mock test जो कि हम पंजाब के लिए चला रहे हैं and it is available on our application. अगर आपने अभी तक application download नहीं की है, just go to the app store or play store, download Gyanam application and there you will find this test free of cost. एंड ये जो टेस्ट होगा ये पंजाब के ऑलमोस्ट सभी पेपर्स को कवर करेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पंजाब जीके. फर्स्ट क्वेश्चन इज सिद्ध घोस्ट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुरुस. सो सिद्ध घोस्ट जो है ये किसकी कॉम्पोजिशन है? दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु नानक देव जी, राइट. सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं. गुरु की काशी इज द अदर नेम फॉर. सो गुरु की काशी जो है ये किसका अदर नेम है? सो गुरु की काशी इज द अनदर नेम ऑफ दमदमा साहिब, है ना. दमदमा साहिब जो है उसका अलग दूसरा नाम है गुरु की काशी, राइट. तलवंडी साबो भी जिसको बोलते हैं, विच इज इन बिठंडा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हरीके वेटलैंड फॉल्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स. हरीके वेटलैंड जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है इनमें से? सो हरीके हमें पता है इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलुज एंड ब्यास. जहां सतलुज और ब्यास मिलती हैं वहां पर है आपका हरीके वेटलैंड एंड इट इज इन द डिस्ट्रिक्ट तरन तारण, राइट. ये तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वॉज द कैपिटल ऑफ बंदा सिंह बहादुर. सो बाबा बंदा सिंह बहादुर जो है उनकी कैपिटल टाउन कौन सा था? तो देखो उनका जो कैपिटल टाउन था ना वो मुखलिसपुर था, जिसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया था और उसका नाम उन्होंने रख दिया था लोहगढ़, जो कि आज के हरियाणा वाले पोर्शन में आता है, ठीक है. सो मुखलिसपुर या फिर लोहगढ़ जिसको हम बोलते हैं. डन. दैट वाज द कैपिटल ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who introduced free verse of Punjabi literature? Free verse क्या होता है? It is open kind of poetry, you know. ओपन होती है, चीज़ें इसमें राइम नहीं कर रही होती है जैसे कि टिपिकल एक पोइट्री होती है उसमें चीज़ें क्या होती हैं, राइम कर रही होती हैं, वैसा नहीं होता. दिस इज ओपन काइंड ऑफ थिंग, तो इसको बोलते हैं फ्री वर्स. सो पंजाबी लिटरेचर में फ्री वर्स किसने इंट्रोड्यूस किए हैं? पूरन सिंह ने, ठीक है. आंसर इज पूरन सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन. रूरल ओलंपिक्स आर हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब. सो रूरल ओलंपिक्स जो है वो पंजाब की कौन से डिस्ट्रिक्ट में हेल्ड किए जाते हैं? लुधियाना में. ओके, इट इज इन लुधियाना. नेक्स्ट क्वेश्चन. पंजाबी वीकली खालसा समाचार वॉज स्टार्टेड बाय. जो पंजाबी वीकली खालसा समाचार था वो उसे किसने स्टार्ट किया था? तो उसको स्टार्ट किया था भाई वीर सिंह ने, ठीक है. पंजाबी वीकली खालसा समाचार जो था वो किसने स्टार्ट किया था? भाई वीर सिंह ने. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स वॉज क्रिएटेड बाय सिक्स्थ सिख गुरु. छठे सिख गुरु ने इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया था? सो द आंसर इज तौस. जो तौस है ना ये मोर की तरह दिखाई देता है. तो गुरु हरगोविंद जी ने एक बार एक मोर को गाते हुए सुना, उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने वैसा ही इंस्ट्रूमेंट जो है ऑलमोस्ट बनाया जो कि मोर की शेप का है ऑलमोस्ट, ठीक है. तो आंसर इज तौस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सांझ केंद्र. जो सांझ केंद्र होते हैं वो दे आर मेंट फॉर, किस लिए बनाए गए हैं? सो दे आर मेंट फॉर टू ब्रिज द गैप बिटवीन पुलिस एंड द पब्लिक, ठीक है. तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उसमें हेल्प होती है, जो हेल्प हमें चाहिए होती है वहां से. तो इट इज पुलिस और पब्लिक के बीच का जो गैप है उसे ब्रिज करने के लिए बनाया है सांझ केंद्र को. ओके. एट विच वन ऑफ द प्लेस खेती भवन हैज बीन सेट अप. सो खेती भवन जो है इट इज इन मोहाली. सो अजीतगढ़ मोहाली में जो है देयर इज दिस खेती भवन, right? So these were the 10 questions of Punjab GK. You just continue with the video and cover all the parts of the mock test. Thank you so much. Hello everyone, welcome to Gyanam. Myself Harmandeep Singh and I am back with the discussion of mock test 3. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ mock test 3 ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ. ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ. So let's begin the discussion. First question is who among the following is considered to be the teacher of Amir Khusro. ठीक है जी. अमीर खुसरो के बारे क्वेश्चन पूछा गया. तो पहली कुछ बेसिक चीज़ां जिहड़ियां इन्हां दे बारे आपां नूं पता होणियां चाहीदियां. ही वॉज अ सूफी सेंट, ही वॉज अ सूफी ते खास गल कि एक करीब 10 दिल्ली सुल्तानस दे किंग्स दी कोर्ट दे विच रहे. करीब 10 दिल्ली सुल्तानस कोर्ट हैड अमीर खुसरो. ठीक है जी. इन्हों फादर ऑफ कवाली भी कहा जाता है. दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जोड़े आपको पता होने चाहिए. इन्हों चो किसी तो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता.
ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕਵਾਲੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਈਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਆਲ ਤੇ ਤਰਾਨਾ, ਦੋ ਸਟਾਈਲਸ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਐਂਡ ਤਰਾਨਾ। these both styles of music are also attributed to अमीर खुसरो। ठीक है जी। तो कुछ क्वेश्चन पूछा है कि इन्होंने किन्ना दे डिसाइपल सी या इन्हों दे टीचर कौन सी। तो करैक्ट आंसर इज़ निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है जी। निज़ामुद्दीन औलिया की बहुत फेमस दरगाह दिल्ली दे विच मौजूद है। दिल्ली दे विच कई बार ये क्वेश्चन आ जाता निज़ामुद्दीन दरगाह कित्थे है। ठीक है जी। ही वॉज ऑल्सो अ सूफी सी, ये भी चिश्ती ऑर्डर दे। तो जे इन्हों दे बारे क्वेश्चन आ जाता है कि इन्हों दे फरदर गुरु कौन सी, तो बाबा फरीद ये उन्होंने दे फरदर की सीगे डिसाइपल से। ठीक है जी। इन्हों दियाँ टीचिंग्स बहुत मायने रखती हैं वर्ल्ड ओवर। इन्हों का कहना सी लव इज़ द मीनस टू रियलाइज़ द गॉड। लव इज़ द मीनस टू रियलाइज़ गॉड। जे परमात्मा नूं पाउणा है तो प्यार दे नाल पाया जा सकता। ठीक है जी। उम्मीद है तुहाडा ये क्वेश्चन सही होया होगा। सी इज़ द करैक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कोरम ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा इज। बेसिकली क्वेश्चन कोरम का मतलब की होंदा। हुण देखो क्लास दे विच मान लो स्टूडेंट्स है, एक टीचर है, मान लो आई एम टीचिंग एंड देयर आर मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है जी। तो मैं क्लास कदों लाऊंगा, कुछ सैट नंबर तो होगा ना। जे मान लो एक ही बच्चा आया कि वो क्लास मैंने लैनी चाहिए है, तुसीं कहोगे सर लैनी तो चाहिए है, बट कोई रूल बना लेंगे आपां कि यार इन्ने मिनीमम बच्चे होणगे तो क्लास होगी, इस तो जे घट बच्चे है तो क्लास नहीं हो। ठीक है जी। तो जिन्ना उवें ही लोक सभा राज्य सभा दे विच MPs होंदे, पार्लीमेंट दे विच MPs होंदे, लोक सभा दे विच भी राज्य सभा दे विच भी किन्नी मिनीमम स्ट्रेंथ होनी ही होनी चाहिए है, अदरवाइज उस दिन की कार्रवाई नहीं हो सकती, मुलतवी करनी पड़ेगी। ठीक। तो 1/10 ऑफ द टोटल मैंबरशिप इज द आंसर। ठीक है जी। तो जिन्नी टोटल मैंबरशिप है उसके 1/10 मैंबरस प्रेजेंट होने चाहिए, फिर ही कार्रवाई अगे बढ़ सकती है, अदरवाइज उस दिन कोई भी काम नहीं हो सकता। तो इसका करैक्ट आंसर की होगा सी। अगला क्वेश्चन है इलैक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेजिडेंट। इलैक्टोरल कॉलेज का मतलब की है कि बेसिकली किहड़े लोग पार्टिसिपेट करेंगे इन द इलैक्शंस ऑफ प्रेजिडेंट। ठीक। पहला है बोथ मैंबर इलैक्टेड मैंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ प्रेजिडेंट पार्लीमेंट। पार्लीमेंट के दो हाउसेज किहड़े, एक है लोक सभा, एक है राज्य सभा। बिल्कुल ठीक गल। नॉमीनेटेड मैंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। पहला 2 मैंबरस नॉमीनेट होंदे सी एंगलो इंडियन कम्यूनिटी दे विचों लोक सभा दे विच। हुण ये प्रविधान 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाल ये नॉमीनेशन एंगलो इंडियंस दी लोक सभा दे विचों खत्म हो गई। ठीक। तो लोक सभा दे विच तो नॉमीनेटेड मैंबर है ही नहीं गे, इत्थे सारे दे सारे मैंबर किहड़े है इलैक्टेड मैंबर। ठीक। तो ये तो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। राज्य सभा के अज भी 12 मैंबर नॉमीनेट किए जाते हैं। ठीक है जी। प्रेजिडेंट वालों बेसिकली फ्रॉम वेरीअस फील्ड्स। तो नॉमीनेटेड मैंबर प्रेजिडेंट दी इलैक्शनां पार्टिसिपेट नहीं करते। तो पहले ऑप्शन के इलैक्टेड मैंबर्स लिखे है, बिल्कुल सही है। इलैक्टेड मैंबर्स इन्हों के भी तो लोक सभा के भी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। ठीक है जी। इन्होंने कहा इलैक्टेड मैंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ स्टेट लैजिस्लेचर। एक हाउस का नाम है स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली। ठीक है जी। तो 6 स्टेट्स के कोले 2 हाउसेज है, उन्होंने कोले स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली तो है ही, नाल दी नाल लैजिस्लेटिव काउंसिल भी है या स्टेट लैजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ये याद रखियो सारियां कोले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स है। ऑन अ सैपरेट नोट तुहाडा काम है फाइंड आउट करना किहड़ियां स्टेट्स के कोले लैजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है जी। तो इलैक्टेड मैंबरस ऑफ बोथ हाउसेज याद रखियो, लैजिस्लेटिव काउंसिल्स के मैंबर भावें इलैक्टेड होण भावें नॉमीनेट होण, कोई भी मैंबर लैजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट नहीं लैंदा, डज नॉट टेक पार्ट। ठीक है जी। तो इत्थे लिखा बोथ हाउसेज के इलैक्टेड मैंबर्स, मतलब लैजिस्लेटिव काउंसिल भी आ गई। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया, 2 ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो बेसिकली 2 ऑप्शन तो इतों ही कट हो गए, ये भी 2 दिता है, ये भी 2 दिता है। दीज 2 ऑप्शन आर रॉन्ग। हुण आपां सिर्फ इन्हां दोनों ऑप्शन के आंसर चूज करना। अगला है इलैक्टेड मैंबर्स ऑफ लैजिस्लेटिव असैंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स। बिल्कुल सही। स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबलीज के इलैक्टेड मैंबर पार्टिसिपेट करेंगे, ये गल बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो इलैक्टेड मैंबर्स ऑफ लैजिस्लेटिव असैंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, हुण पुडुचेरी कहते पहला पौंडीचेरी कहते सी। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। यूटीज विद लैजिस्लेचर जिहड़े कि 2 ही है, जिन्हां दे कोले असैंबली है वो पार्टिसिपेट करते हैं उन्होंने इलैक्टेड मैंबरस। तो 4 भी ठीक है। तो आंसर विल बी 1, 3 एंड 4। ठीक है जी। तो 1, 3, 4 विल बी द करैक्ट आंसर। उम्मीद है तुहानूं बहुत सारी चीज़ां क्लीयर भी हो गई होणगियां ते तुहाडा क्वेश्चन सही भी होया।
अगला क्वेश्चन है द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस बिफोर। नहीं, आर्टिकल 124 ਦਾ सब क्लॉज 7 ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस किसी भी कोर्ट के सामने आफ्टर रिटायरमेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर की होगा नन ऑफ द कोर्ट्स, किसी भी कोर्ट के सामने प्रैक्टिस नहीं कर सकते जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, उम्मीद है थोड़ा क्वेश्चन ये खास गल ये याद रखने वाली है। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 7 ये बेसिकली ये गल कहना। विच स्टेट अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपूलेशन ऑफ द स्टेट पॉपूलेशन। ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਸਸੀਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ਇਸ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 88.6 ਲੱਖ ਐਸਸੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ 2011 ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ठीक है जी, 88.6 ਲੱਖ पॉपूलेशन एससी है पंजाब के 2011 ਸੈਂਸਸ के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, जी कि पंजाब की टोटल पॉपूलेशन का 31.94% बन जाती। ठीक है जी, तो सब तो ज़्यादा बड़ा नंबर है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज पंजाब का। तो करैक्ट आंसर विल बी सी पंजाब। ठीक है जी, ये इंडिया की पूरी गल करिए टोटल इंडिया के जिन्नी भी एससी पॉपूलेशन है उस 4.3% एससी पॉपूलेशन पंजाब के एग्जिस्ट करती है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि पंजाब की एससी पॉपूलेशन इंडिया की एससी पॉपूलेशन की कितना परसेंट है। ठीक है जी, तो जनरली ये भी पूछा जाता है कि पंजाब की पॉपूलेशन इंडिया की कितनी है। 2.3% हिस्सा है पंजाब की पॉपूलेशन का देश की आबादी। ठीक है जी, तो करैक्ट आंसर विल बी सी पंजाब। विच प्लैनेट हैज़ फास्टेस्ट रेवोल्यूशन टाइम। रेवोल्यूशन का मतलब होंगे मूवमेंट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। ठीक है जी, ऑबवियस जी गल है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो स्पीड कितनी होगी, ठीक है जी, एक तो कितनी स्पीड से चलता उन्ना टाइम लगूगा, दूजा कितना डिस्टेंस कवर करता। तो आंसर इसका करैक्ट की है मरकरी है। जो आप अर्थ के डेज के हिसाब नाल देखिए तो मरकरी का जो रेवोल्यूशन टाइम है 87.97 अर्थ डेज है। ठीक है जी, जो अर्थ डे एक दिन 24 घंटे का होंगे, तो जो अर्थ के डेज के अकॉर्डिंग देखिए तो 87 डेज लेंदा है, जो सब तो घट टाइम है। ठीक है जी, सिमिलरली जो मैं वीनस की गल करा तो याद रखियो वीनस बहुत थोड़ा टाइम नहीं लेंदा, इट टेक्स अराउंड 224.7 डेज। वीनस 224.7 डेज लेंदा। अर्थ का तुहानूं पता ही है 360.25 डेज, 360.25 डेज है जो अर्थ का रेवोल्यूशन पीरीयड है। सिमिलरली मार्स का रेवोल्यूशन पीरीयड 686.93 डेज। ठीक है जी, तो सब तो फास्टेस्ट रेवोल्यूशन किसकी है, मरकरी की है। तो ए विल बी द करैक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दे विच देखो एपिथेलियल सैल्स किहड़े हुंदे आ जिहड़े सरफेस ऑफ स्किन हो गई, ब्लड वैसल्स हो गई, सरफेस ऑफ स्किन, ब्लड वैसल्स या जिन्ने भी ऑर्गनस है उन्हां दी सरफेस किहड़े सैल्स नाल बनी हुंदी है, एपिथेलियल सैल्स नाल बनी हुंदी है। ये गल याद रखनी है। ठीक है जी, तो इंटेस्टाइन दे स्मॉल इंटेस्टाइन की जिहड़ी सरफेस है उस ते की प्रेजेंट हुंदा है, उत्थे माइक्रोविली प्रेजेंट हुंदा है, जिहड़ी कि बेसिकली न्यूट्रीएंट्स ते वाटर मॉलिक्यूल्स नूं बैटर अब्जॉर्ब करन दे विच की करदा है, हेल्प करदा है। एक बहुत स्पैशल फीचर है इंटेस्टाइन दे एपिथेलियल सैल्स का कि उन्हां दे विच माइक्रोविली की प्रेजेंस हुंदी है, जिहड़ी बैटर अब्जॉर्बशन दे विच की करदी है, हेल्प करदी है। तो डी विल बी द करैक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन सी, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर किहड़ा इन्हां दे विचों। तो क्वाशिकोर इज द करैक्ट आंसर। रिलेटिवली ईजी क्वेश्चन सीगा, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। इस दे विच तुसीं देखदे हो अक्सर ही बच्चों के विच पाया जाता है जिथे डाइट दे विच प्रोटीन की कमी होने नाल हो जाता है। एंकल फीट बैली स्वेल कर जाते हैं। ठीक है जी, तो करैक्ट आंसर विल बी क्वाशिकोर। मतलब उम्मीद है क्वेश्चन सब का सही होया होगा। द कल्टिवेशन ऑफ सैरल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। ठीक है जी, तो इंडिया के मेहरगढ़ तो सब तो पहला नीओलिथिक एज के सब एज का करैक्ट आंसर नीओलिथिक एज है। तो मेहरगढ़ तो कल्टिवेशन या एग्रीकल्चर या सैरल्स की कल्टिवेशन के स्पैसीफिकली वीट एंड राइस के एविडेंसिस मिलते। ठीक है जी, नीओलिथिक एज जी करीब 10,000 BC तो लैके 3000 BC तक रही। ठीक है जी, उसनूं नीओलिथिक एज कहते हैं। तो इस दे सब तो पहला आपां सैरल्स के कल्टिवेशन के एविडेंसिस मिलते।
Which one of the following animals was not represented on the seals and terracotta art of the Harappan culture? हड़प्पन कल्चर ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਲਸ ਤੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਟਾਈਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਇਨਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੰਪਡ ਬੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਐਲੀਫੈਂਟ, ਕਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਓਨਲੀ ਕਾਓ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਐਨੀਮਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਪਿਕਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈਵਨ ਡੀਅਰ ਦੀ ਵੀ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ੀਪ ਦੀ ਵੀ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੋਟ ਦੀ ਵੀ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਲ ਦੀਜ਼ ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਔਨ ਦ ਸੀਲਸ ਐਕਸੈਪਟ ਦ ਕਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਨਹੀਂ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਓ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। वर्ल्ड पार्किंसंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 11। ये डिजीज़ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬॉडी ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ? तो याद रखियो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਬੈਲੈਂਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟ੍ਰੈਮੋਰਸ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਹੈਂਡਸ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬॉडी ਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਲਾਸ ਆਫ ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ठीक। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड है, तो नर्वस सिस्टम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया पार्टिसिपेटेड इन शांतिर ऑगरेशेना, अ 10-day मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज इन विच कंट्री। सवाल पूछा गया एक्सरसाइज कित्थे हुई सी, ठीक है जी। तो इसका मैं करैक्ट आंसर पहला दस देना, बंगलादेश इसका करैक्ट आंसर है। शांतिर ऑगरेशेना का मतलब की होंगे? फ्रंट रनर ऑफ पीस, फ्रंट रनर ऑफ पीस इसका की है, इसकी ट्रांसलेशन है इंग्लिश के, ठीक है जी। तो इस मल्टीनैशनल है, मतलब एक कंट्री नहीं, होर भी बहुत कंट्रीज़ के मिलिटरी या सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया होगा। तो यस, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, बांग्लादेश हुई है तो बांग्लादेश ने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है जी। श्रीलंका तो भूटान, ये 4 कंट्रीज़ ने की किया, पार्टिसिपेट किया। क्लीयर? तो हुई कितने सी? बांग्लादेश के हुई सी। वैसे बांग्लादेश ने इंडिया की बाईलेटरल मिलिटरी एक्सरसाइज भी है, इंडिया एंड बांग्लादेश की, ठीक। उसका नाम की है संप्रीति एक्सरसाइज। संप्रीति इज मिलिटरी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सैपरेट नोट तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो बी इज़ द करैक्ट आंसर। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मानस ऐप टू प्रमोट वैलबींग, ठीक है जी। तो इस पूछा गया ए की डिपेक्ट करता है, तो मानस ऐप बेसिकली इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम के आ सकती है। तो मैंटल हैल्थ नॉर्मलिसी, ऑगूमेंटेशन सिस्टम, तो इस तो आंसर अपना क्लीयर हो जाता। ऑगूमेंटेशन विल बी द करैक्ट आंसर। ऑगूमेंटेशन का मतलब की होंगे? इनक्रीज़ करना, ठीक है जी। तो बेसिकली ये ऐप है जी मैंटल अवेयरनैस या मैंटल हैल्थ पर फोकस करती है, तो ओवरऑल वैलबींग पर फोकस करती है, ठीक है जी। तो डी विल बी द करैक्ट आंसर, ठीक है जी। तो बेसिकली ये ऐप है जी इंडोर्स की गई सी, प्राइम मिनिस्टर की एक काउंसिल है जिसका नाम PMSTIAC है, जिसका मतलब है साइंस टैक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, जी प्राइम मिनिस्टर को सलाह देती है इन्होंने मुद्दों पर, साइंस टैक्नोलॉजी इनोवेशन के बारे, तो उन्होंने ही ये ऐप को की किया, इंडोर्स भी किया, ठीक है जी। तो डी ऑगूमेंटेशन विल बी द करैक्ट आंसर। The Reserve Bank has decided to set up new regulations review authority, RRA 2.0 का मतलब है RRA 1 भी रहा होगा, RRA भी रहा होगा, ठीक है जी। तो प्रीवियसली RBI ने 1999 के सैटअप किया सी। बेसिकली की है जिन्ने भी रूल्स प्रोसीजर्स होंगे देखना कि किहड़े किन्हां दी जरूरत नहीं है, किहड़े वार्ड ऑफ किए जा सकते हैं या रिमूव किए जा सकते हैं, किन्हां तरीकों के नाल जिहड़ी फंक्शनिंग है फास्ट हो जूगी, बैटर हो जूगी, वो सारे काम करने के लिए बनाया गया सी। हुण ये 1999 तो बहुत चीज़ां चेंज हो गई, बहुत नवीं टैक्नोलॉजीज़ आ गई, नवे तरीके आ गए, ठीक। तो वो सारिया चीज़ों के बारे रिकमेंडेशन दी जाऊगी। तो ये सैटअप की गई है अंडर लीडरशिप ऑफ M राजेश्वर राव, जोड़े कि ने डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है जी। होर भी मैंबरस ने, लेकिन अंडर द हैडशिप ऑफ इस दे नाल कीता गया M राजेश्वर राव,
ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन इज विच यूएन एजेंसी सपोर्ट्स द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है जी। तो यूनेस्को इज द करेक्ट आंसर। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म है, जी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ऑब्वियसली पता होगी, ठीक है जी। ये यूएन की एजेंसी है, यूएन की की एजेंसी है, हैडकुआटर्स इस दे पैरिस दे विच प्रेजेंट ने, ते 1945 दे विच फाउंड किए गए, ठीक है जी। तो बी यूनेस्को विल बी द करेक्ट आंसर। दिस वॉज ऑल फॉर माई साइड फॉर टुडे। आई होप तुसी बहुत सारे क्वेश्चन सही किए होणगे ते तुहाडा डिस्कशन तो तुहानू बहुत हेल्प भी हुई होनी है होर चीज़ों के बारे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपका मॉक 3 में फिर से स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजिए गाइस, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज WPA। अभी WPA क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो WPA स्टैंड फॉर वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। देखो आज की डेट में हर कोई बच्चा जो है वाईफाई अपने अपने घरों में यूज कर रहा है, तो उन्होंने क्या है पासवर्ड जो है यहाँ पे लगा के रखे होते हैं। तो वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस जो है आपको वहां पे मिलता है। तो WPA इसलिए आपके पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी रूटीन लाइफ का ये हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 योटा वाइट इज इक्वल टू। 1 योटा वाइट की अगर मैं बात करूं तो 1024 जीटा वाइट इज इक्वल टू योटा वाइट, ठीक है। तो 1 योटा इज इक्वल टू 1024 वाइट के बराबर आपके पास ये होता है। तो होपफुली ये बात आपको यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। सो आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, इसका एग्जैक्ट आंसर जो है बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिफ्ड RFID। रिफ्ड स्टैंड फॉर, ये बच्चों वो टेक्नोलॉजी है जो आज की डेट में आप लोग अपनी रियल लाइफ में यूज कर रहे हो। जैसे टोल टैक्स पे जाते हो, वहां पे आप लोग अपनी बिलिंग करवाते हो, तो वहां पे भी रिफ्ड का ही हम लोग यूज करके अपनी कार्स को जल्दी जो है वो टैग जो लगा हुआ है फास्ट टैग, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो है RFID। तो RFID इसलिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। मतलब किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, मार्क करने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो आंसर क्या बनेगा? बी फॉर बॉम्बे। तो होपफुली बात ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अलो द यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन अ पर्सनल लिस्ट ऑफ फेवरेट URL एड्रेसेस, ठीक है। अगर आपको कोई भी जो URL है वो पसंद आ जाता है, जिसे आप बार बार देखना चाहते हैं, तो आप उसको क्या है URL में ऐड कर लीजिए। तो ये जो फीचर है वो कहाँ पे आपको मिलता है? सॉफ्टवेयर में, वेब सर्वर्स में या वेब ब्राउजर्स में। तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो वो जो है वेब ब्राउजर्स आपको वहां पे क्या ये फीचर देते हैं कि आप उसे बुक मार्क करके जो है रख सकते हैं, ताकि बाद में भी आप उसे जो है देख पाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, MS वर्ड कम्स अंडर। तो डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, ग्राफिक, डेटाबेस या न्यूमेरिकल एंड एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस आपको पता नहीं आएगा, डेटाबेस नहीं आएगा, ग्राफिकल नहीं आएगा। ये जो आएगा वो आएगा ए ऑप्शन, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन। क्योंकि MS वर्ड में आप लोग क्या बनाते हैं? तो डॉक्यूमेंट ही बनाते हैं, तो इसलिए इसको नाम यहाँ पे भी ऐसे भी सम टाइम प्रोनाउंस कर दिया जाता है, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन करके भी आप लोग इसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बट इज PDA। PDA क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जैसे कि आपके पास स्मॉल लैपटॉप आते हैं, स्मॉल चीजें आती हैं, उनको बोला जाता है PDA। PDA स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो होपफुली बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय द साइबर क्रिमिनल। इनमें से कौन सा काम जो है साइबर क्रिमिनल के द्वारा नहीं किया जाता है? तो साइबर क्रिमिनल की अगर बात करी जाए, अनऑथराइज्ड अकाउंट एक्सेस, तो ये उसके द्वारा काम किया जाता है। आपको ये बताना कौन सा काम नहीं किया जाता है। ये करता है मतलब ये आंसर नहीं होगा। मास अटैक, बिल्कुल वो अटैक भी करते हैं। ईमेल स्पूफिंग एंड स्पैमिंग, ये भी उनका काम होता है, पर रिपोर्ट वो कभी नहीं करते हैं क्योंकि वो तो खुद चोर हैं, तो रिपोर्ट वो नहीं करेंगे। तो आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन, रिपोर्ट वर्नेबिलिटी इन एनी सिस्टम। वो रिपोर्ट कभी भी यहां पे नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं, इन विच ईयर द इंडियन IT एक्ट 2000 गोट अपडेटेड। तो ये कब अपडेट हुआ? 2006, 2008, 2010 या 2012। ऐसे से क्वेश्चन भी हर बारी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2008 में ये आपके पास क्या हुआ? अपडेट हुआ। 2008 में आपके पास क्या हुआ? ये अपडेट हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, अ सिस्टम इन विच 2 चैनल्स आर डेडिकेटेड टू ट्रांसफर डेटा। अब 2 चैनल की बात करिए, मान लो एक चैनल ये है और एक चैनल ये है, डेडिकेटेडली इनको डेटा ट्रांसफर करना है, तो वो कैसे होगा? वो आपके पास यहाँ पे कैसे होगा? आपके पास टीवी से, केबल से, मॉडेम से या केबल मॉडेम से। एक्चुअल में वो जो काम होगा केबल के मॉडेम से होगा, जहां पे डेडिकेटेडली आप लोग जो है एक कंप्यूटर से दूसरे में डेटा सेंड कर पाएंगे। तो केबल मॉडेम इसका आंसर बनेगा, केबल इसका आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं, which device use infrared signal to operate or control other devices remotely। तो ऐसे कौन से इंफ्रारेड जो ऑपरेटर हैं जिनके थ्रू हम लोग अदर चीजों को जो क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उसका आंसर क्या बनेगा आपके पास? रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है, टीवी में जो आप लोग रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के ऊपर ही क्या होता है, बेस्ड होता है। तो आंसर इज ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय। तो ये जो स्टोर्ड का स्टोर करने का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? तो आपके पास अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। याद रखना है, स्टैटिक फैक्ट है, उसमें और कुछ नहीं करना है, वॉन न्यूमैन। ठीक है, ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, वॉन न्यूमैन। कई बार पेपर में न्यूमैन अकेला वर्ड भी आ जाता है, तो अभी आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ डैश टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेज एज वेल एज टेक्स्ट। तो जहां पे आप टेक्स्ट भी, इमेज को भी डिस्प्ले कर पाएंगे और टेक्स्ट को भी आप लोग क्या कर पाएंगे, डिस्प्ले कर पाएंगे। तो वो ऐसा कौन सा टर्मिनल होता है? वो टर्मिनल जो होता है वो होता है ग्राफिकल टर्मिनल। वो जो टर्मिनल होता है वो होता है आपके पास ग्राफिकल टर्मिनल। तो होपफुली बात आपको यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें, द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज। जो सबसे पहली आपके पास कंप्यूटर की स्प्रेडशीट थी, उसका जो सबसे पहले स्प्रेडशीट था उसका नाम क्या था? लोटस 1 2 3, MS एक्सेल, बीसी कैल्क या नन ऑफ द अबव। तो अगर यहाँ पे बात करूं तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। जो सबसे पहले थी उसका नाम था बीसी कैल्क। ठीक है, बीसी कैल्क इसका क्या था, नाम था। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम। तो जो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली की बात करी गई है, हार्ड डिस्क, रोम, रैम या फिर कैश। आपको पता है, आप लोग कई बार बोलते हैं जी कैशे से उसे क्या किया जाता है, फेच किया जाता है। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन द कंपोनेंट इनसाइड अ कंप्यूटर और बिटवीन 2 कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। बस के नाम से आप लोग इसे जानते हैं। इसे किसके नाम से जाना जाता है? बस के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। बस के थ्रू ही डेटा को यहाँ पे ट्रैवल करवाया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। तो होपफुली यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर है। यहाँ पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं एक बार आपका आशीष फिर से स्वागत करता हूं। तो जिसमें रीजनिंग का मॉक 3 आज हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे आपको चूज करना है कि अगला वर्ड कौन सा आएगा। तो सबसे पहले देखिए, नोबेलिटी, ओल्डनेस। अब नोबेलिटी वर्ड जो होता है इसका सम काइंड ऑफ मीनिंग ये अपने आप में एक ये भी होता है कि न्यू थिंग्स। ठीक है, मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू। तो ओल्डनेस तो अपने आप में क्या है, पुराना। तो मतलब अगर मैं एक बात करूं तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये भी तो हुआ ऑपोजिट। अगर आपके पास नोबेलिटी का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो न्यू भी होता है, तो ओल्डनेस का मतलब क्या हुआ आपके पास, पुराना। तो आंसर अगर मैं बात करूं अपोजिट मीनिंग, तो अगर यहाँ पे देखोगे न्यूनेस, तो न्यूनेस का मीनिंग भी आपके पास क्या है, इसका अपोजिट ही यहाँ पे आएगा, मतलब ओल्डनेस में आएगा, ये कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ, मॉडल है, डिस्कवरी है, कल्चर है या एंटीक्विटी। एंटीक्विटी का मतलब होता है एंशिएंट टाइम के किसी ऑब्जेक्ट की आप लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी पुराने टाइम के आपके पास ऑब्जेक्ट की आप लोग बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो था वो हिडन था। इसका आंसर जो बनेगा आपके पास एंटीक्विटी फिर यहाँ पे बन जाएगा। होपफुली बात क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिटेक्टिव, इन्फॉर्मर, रिपोर्टर। तो डिटेक्टिव जो होता है वो अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मर से गेट करता है, तो रिपोर्टर सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपनी कहां से, सोर्सेज से, अपने सोर्स से वो प्राप्त करता है। तो आंसर ए ऑप्शन बन जाएगा। न्यूज एडिटर ऐसे आपका कभी आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ए इज डॉटर ऑफ बी। ए क्या है, लड़की है, किसकी, आपके पास बी की। लो जी आपने यहाँ पे बना लिया। अब देन आगे है बी इज सी इज मदर। बी क्या है, मदर है किसकी, सी की। लो जी आपने ये भी बना लिया। देन आगे है डी इज सी इज ब्रदर। डी क्या है, सी का ब्रदर है। डी क्या है, ब्रदर है, ये बना लिया। अब पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, कि डी बंदा जो है वो ए का क्या लगता है। ठीक है, ये आपस में अगर ये जो ए सिस्टर है तो ए डी की भी सिस्टर हुई, पर डी पूछा था कि डी ए का क्या लगता है, तो वो क्या लगता है, ब्रदर आपके पास यहाँ पे लगता है। बस यही आपका यहाँ पे आंसर था। ठीक है, होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास देखिए यहाँ प्लस का मीनिंग क्या बोला गया है, प्लस का मीनिंग है माइनस, माइनस का मीनिंग आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई, और डिवाइड का मीनिंग आपके पास, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, डिवाइड का मीनिंग आपके पास क्या दिया गया है, प्लस। ठीक है, और आपके पास डिवाइड का मीनिंग है प्लस और मल्टीप्लाई का मीनिंग है डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई का मीनिंग है आपके पास डिवाइड। तो सबसे पहले तो यहीं पे ही सिंबल को चेंज कर लो। देखो मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या आ गया, डिवाइड आ गया, यहाँ पे लगा लिया। डिवाइड था तो क्या आ गया, प्लस आ गया। माइनस था तो मल्टीप्लाई आ गया, प्लस था तो माइनस आ गया। बस अब 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 और आपके पास माइनस ऑफ 3। अब आपको पता है बोर्ड मास आप लोग यहाँ पे लगाते हैं, बोर्ड मास आप लोग लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ पे जो है डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड अगर आप लोग यहाँ पे करेंगे कितना आएगा, 2, फिर उसके बाद आएगा प्लस, फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। 6 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, लो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा लो। 6 प्लस 2 8, 8 में से अगर 3 गए तो कितने बचते हैं, 5। ये फाइनल आंसर आपका बन जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे गिवन है। इस क्वेश्चन को पेपर में भी ऐसे ही करना, क्वेश्चन पे ही सोल्व कर लेना, ज्यादा आगे नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड ओड वर्ड ऑफ द पेयर। ओड वर्ड निकालना है। टेलीफोन है, टेप रिकॉर्डर है, ट्रांजिस्टर है, ये टेलीस्कोप है। तो टेलीफोन की बात करूं, टेप रिकॉर्डर की, ट्रांजिस्टर की या टेलीस्कोप की, तो यहाँ पे सारे के सारे वर्ड टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर आपके पास साउंड से रिलेटेड है, पर टेलीस्कोप साउंड से रिलेटेड नहीं है। तो इस वजह से आंसर क्या बनेगा, टेलीस्कोप, क्योंकि टेलीस्कोप का काम होता है दूर के ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे बैठ के देखते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन भी सेम ही है। ग्लू, ऑयल, पेस्ट एंड सीमेंट। तो ग्लू से जोड़ा जाता है, पेस्ट से जोड़ा जाता है, सीमेंट से भी किसी चीज को जोड़ा जाता है, बट ऑयल से किसी चीज को जोड़ा नहीं जाता है। तो इस वजह से ये ओडमैन यहाँ पे आउट आ गया, ओड 1 आउट आपने निकाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, आपके पास डायरेक्शन का है। अ बॉय रोड हिज बाइसिकल नॉर्थवर्ड। अब आपके पास यहाँ पे एक बच्चा खड़ा था, उसने आपके पास नॉर्थवर्ड अपनी बाइसिकल चलाई। देन ही टर्न लेफ्ट एंड 1 किलोमीटर। उसने यहाँ से लेफ्ट लिया और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया। देन क्या कहा, अगेन टर्न लेफ्ट एंड रोड 2 किलोमीटर। उसने अगेन लेफ्ट लिया और कितना, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक उसने कवर कर लिया। ध्यान देना, डिस्टेंस मेरे को पता नहीं है, मैंने सिर्फ वैसे चल लिया है। इसने 2 कहा था, 2 चल लिया, बट उसके आगे इसने क्लू दिया, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ इज द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, अब उसने अपने आप को 1 किलोमीटर, मतलब उसने अपने आप को यहाँ से 1 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में पाया। देखो डायरेक्शन वेस्ट है और 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, बिल्कुल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर, तो दैट मीन स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ। उसने अपने आप को स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर वेस्ट की तरफ पाया। हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली। उसने नॉर्थवर्ड की तरफ कितना डिस्टेंस जो है यहाँ पे ट्रेवल करा होगा, ये पूछा गया है। तो अगर ऊपर से नीचे 2 आए तो नीचे से ऊपर भी 2 ही किलोमीटर आप लोग यहाँ पे गए हैं। आंसर क्या बना आपके पास, 2 किलोमीटर। होपफुली बात आपको यहाँ पे क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज वेडनेसडे, व्हेन विल बी द संडे बी। अब देखो इस क्वेश्चन को ये करने का तरीका है, सबसे पहले लिखो टुडे, फिर लिखो टुमारो, ठीक है,
और उसके पीछे लिख लो यस्टरडे, फिर आप कभी इसे गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो टुडे, यस्टरडे एंड टुमारो। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, उसने कहा इफ डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से पहले क्या था आपके पास, यहाँ पे वेंसडे था। अब क्या कहा, देन व्हेन विल बी द संडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट में यहाँ पे क्या बन गया, संडे। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देखते हैं, 3 डे आफ्टर टुडे, टुडे के 3 दिन बाद ना जीना, टुमारो ना जीना, टुडे ना जीना, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के 1 दिन बाद, बिल्कुल यही आपका एग्जैक्ट आंसर जो है वो बनेगा। तो होपफुली बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है 1 0 3 2 5 6। अक्सर जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को बड़े परेशान करते हैं कि ये करना क्या है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल लॉजिक था, ऑल्टरनेट, यहां से अगर यहां गए हैं तो ओड नंबर चल रहे हैं 1 3, गैप कितने का है, 2 का गैप है। अगर यहां से यहां गए हैं तो आपके पास कितने का गैप है, 2 का गैप है। और अगला नंबर आपको यहाँ पे निकालना था तो 5 प्लस अगर 2 कर देते तो 7 आपका यहाँ पे बन जाता और यही आपका आंसर था, ठीक है। यही आपका यहाँ पे आंसर था, ऑल्टरनेट नंबर यहाँ पे लिए गए हैं। तो किसी भी तरीके से यहाँ पे आपके पास नंबर को लिया जा सकता है। होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है क्लॉक का कोड आपके पास ये लिखा है 3 4 2 3 और 5, और टाइम का कोड आपके पास क्या लिया गया है 8 6 7 9, पर आगे आपके पास है MOLEK। अब आपको एक बात पता है कि ये 2 कोड गिवन है, तीसरा आपको निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू को फिक्स किया गया, M की वैल्यू कितनी है 7, O की वैल्यू कितनी है 2, L की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, E की वैल्यू है 9 और K की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे चेक करिए कौन सा ऑप्शन है, 72495, 72495, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही आपका आंसर जो है बन जाएगा। तो होपफुली बातें भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वर्ड इज फॉर्म्ड बाय 4 अदर वर्ड, वन ऑफ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड एक ऐसा है जो नहीं बनता है बाय यूजिंग गिवन द वर्ड। अब आपके पास एक वर्ड है लिबरलाइजेशन, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा वर्ड आपके पास यहाँ पे ऐसा है जो नहीं बनेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा वर्ड। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। देखो L है, I है, B है, E है, R है, A है, बट आगे अगर मैं बात करूं तो L नहीं है। तो यही आपके पास आंसर है। बाकी चाहे आप चेक करके देख लीजिएगा, सारे बन जाएंगे, ठीक है। मैं चेक करके दिखा देता हूं, RELATION, देखो RELATION, सारे इस तरीके से बन रहे हैं। सीरियल तो SERIAL ये भी बन रहा है, सब बन जाएंगे, ठीक है। तो बस A ऑप्शन नहीं बनेगा। तो यही आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन भी 12वां भी इसी के ऊपर है। ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ग्राफ GRAPH बन रहा है, ये आंसर नहीं होगा। थ्रू THROUGH, THROUGH ये भी बन गया। पैथोस ये भी बन रहा है। ग्रेट, अगर मैं ग्रेड की बात करूं तो E अल्फाबेट एक्स्ट्रा है, E अल्फाबेट यहाँ पे है ही नहीं, E अल्फाबेट एक्स्ट्रा है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास सिलोजिज्म से लिया गया है इस क्वेश्चन में। ऑल कार्स आर कार, ठीक है, एंड ऑल कार्स आर ट्रेन। देन आगे आपके पास क्या है, ऑल कार्स आर ट्रेन, सारे के सारे कार्स के ट्रेन के अंदर है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। आगे है आपके पास ऑल कार्स, आगे अगला कंक्लूजन है ऑल ट्रेन आर कार्स, सारे के सारे ट्रेन इसके अंदर है ना जी ना, ये तो गलत बोल रहा है। अब देखो आपके पास एक ही कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू है और तो कोई है ही नहीं। तो डायरेक्ट आपको आंसर क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, डायरेक्ट आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए रैंकिंग का ये क्वेश्चन है। इन अ रो ऑफ बॉयज श्रीनाथ इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये एक आपके पास गिवन है रो, जिसमें श्रीनाथ का रैंक आपके पास कितना गया, 7th जो है दिया गया है फ्रॉम द लेफ्ट एंड
एंड बेंकेट जो है आपके पास यहाँ पे 12th फ्रॉम द राइट एंड, बेंकेट जो है 12th फ्रॉम द राइट एंड आपके पास गिवन है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अब इन्होंने अपनी पोजीशन जो है इंटरचेंज करी, कहा कि इंटरचेंज देयर पोजीशन, सारनाथ बिकम 22nd फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये सारनाथ जो है वो लेफ्ट एंड से, यहां से अगर चेक करोगे तो 22nd आ जाएगा। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन ए रो। तो अगर इसका फॉर्मूला होता टोटल इज इक्वल टू L प्लस R माइनस ऑफ 1। अब देखो अगर जैसे ही सारनाथ यहां से उठ के यहां पे गया तो ये जो जगह थी वो किसकी बन गई थी, सारनाथ की। तो सारनाथ की लेफ्ट हैंड से पोजीशन गिवन थी, राइट हैंड से निकाल लोगे तो सारनाथ इज 12th फ्रॉम राइट हैंड, फ्रॉम राइट एंड, क्योंकि अब आपके पास यहाँ बेंकट के ऊपर सारनाथ बैठ गया, तो जो बेंकट की जगह थी वो सारनाथ की बन गई। लेफ्ट से गिवन थी, राइट से निकाल ली। फॉर्मूले में पुट कर दो, लेफ्ट से कितनी थी 22, राइट साइड से कितनी निकाल ली 12 माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके पास 11 और 22, ठीक है 11 और 22 आपके पास बच गया, कितना बन जाएगा 33। यही टोटल आपको यहाँ पे निकालना था, यही आपका आंसर था। होपफुली बात आपको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स वुड बी द मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो सबसे पहले एक मीनिंगफुल ऑर्डर आपको यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास फ्लावर, ठीक है बी ऑप्शन आएगा फ्लावर। फ्लावर के बाद आपके पास क्या आता है बी मतलब मधुमक्खी, मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, सी के बाद अगर यहाँ पे बात करता हूं तो मधुमक्खी उससे क्या निकाल लेती है हनी, मतलब ए ऑप्शन। और उसके बाद उसका जो जहां पे रहती है उससे क्या बन जाता है बैक्स, मतलब डी ऑप्शन बी सी ए डी सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जो है बनेगा। तो होपफुली यहां तक सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सब तो पहला स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਰ ਵੀਕ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨਮ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ डिस्कस जिस विच मैं थोनू हमेशा की तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिस्कस करवाऊंगा जी। सो गाइस आज दे मॉक टेस्ट दा जेड़ा अपना पहला क्वेश्चन है जी आप देखते हैं कॉइन्स वाला क्वेश्चन है जी, जिन्हों आप डिनोमिनेशन का क्वेश्चन कहने हैं। आ टोटल अपने कोल 324 कॉइन्स ने जी, जिवें कि तुहाने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़िया होगा जी, मॉक टेस्ट करया होगा। 324 कॉइन्स ने जी, ਤੇ ਕੁਝ ਕॉइन्स ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 25 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੁਝ 20 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ। ਕੁਝ ਕॉइन्स ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕॉइन्स ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 25 ਪੈਸੇ 20 ਪੈਸੇ ਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 20 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 25 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ 71 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ 71 ਰੁਪੀਸ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 25 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕॉइन ਪੁੱਛੇ ਨੇ, तो उन्हें अपने तो कितने पैसे वाले कॉइन पूछे ने जी 25 पैसे वाले कॉइन। एवरीबॉडी क्लियर है ये चीज। सो गाइस कभी भी याद रखियो जेड़ी चीज पूछे ना, जे वो 25 पैसे वाले कॉइन पूछ रहा था 20 पैसे वाले नु टोटल नाल मल्टीप्लाई कर दो। जे वो 20 पैसे वाले पूछदा था 25 पैसे नु इहदे नाल मल्टीप्लाई कर दो। दोबारा रिपीट कर रहे हैं जी, 25 पैसे वाले पूछे ने तो जेड़ी दूजी डिनोमिनेशन है ना 20, तो इहनू इहदे नाल मल्टीप्लाई कर दो। सब तो ईजी मैथड दस रहे हैं, ਇਹਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 0846। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਰੁਪੀਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਚ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਸਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 71 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 7100 ਪੈਸਿਆਂ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 100 ਪੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। क्लियर है जी, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 20 ਆ ਗਿਆ ਉਰੋਂ, ਤੇ ਉਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 620। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ 620। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਪ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੈਪ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 5 ਨਾਲ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 124। 124 ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੇ ਗਿਆ
12 बचे फिर 2 ਤੇ ਫਿਰ 4 ਤੇ 124 ਕੀ ਆਇਆ? ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਨਸ ਹੈ। 25 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋਇਨਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 124 ਕੋਇਨਸ ਨੇ। 25 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋਇਨਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 124 ਕੋਇਨ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਆ 25 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ 7100 ਪੈਸਾ, ਰੁਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। 620 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੈਪ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 5 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 124 ਪੈਸੇ। ਕਲੀਅਰ एवरीबॉडी? ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿਕਨਿਕ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ एवरीबॉडी? ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਐਵਰੇਜ ਪਰਸਨ ਆਫ ਅ ਗਰੁੱਪ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ 16 ਈਅਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ x ਪਰਸਨ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ 16 ਹੈ। 16 ਇਅਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ? x ਪਰਸਨ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ। x ਪਰਸਨਸ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20% ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20% ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 15 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੈ? 15 ਇਅਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 15 ਇਅਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਐਵਰੇਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? 15.5। ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ x ਪਰਸਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗੀ 16, ਜਿਹੜੇ 20 ਬੰਦੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 15। ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦੇ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਐਵਰੇਜ ਐਨੀ ਹੋਗੀ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੋ ਜੀ ਫਟਾਫਟ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? 0.5। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ x ਤੇ 20 ਨੂੰ। ਇੱਥੇ x ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, पूरे 20% है, राइट? चलो जी, इन्हें मैं थोड़ा नीचे लिख लेना, दिस माइनस दिस कितना आ गया जी? 0.5। सो गाइस जे मैं रेशियो कटा, जे मैं रेशियो कटा तो 1:1 आ गई, क्योंकि माइनस नाल माइनस कट गया, 0.5 नाल 0.5 कट गया। ये एलिगेशन का मैथड है जी, हमेशा की तरह मैं दसदा। इधरों आना देन दिस, राइट? सो गाइस जे उरे एक हिस्सा है 20% के बराबर है, तो उरे भी एक हिस्सा, तो ये भी किसके बराबर होगा? 20% से, क्योंकि रेशियो सेम है। क्लियर है जी? तो आंसर कितना आ गया? 20%। क्लियर है जी? तो आंसर कितना आ गया? 20%। एवरीबॉडी क्लियर है जी? आप एलिगेशन लाया जी इस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। आप की कह रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 च ये कहता 5/9 पार्ट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 5/9 ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਫ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਵਿਲੇਜ ਆਰ ਮੇਲਸ if 30% of the male are married। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ let 5/9 ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ let ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 900 ਹੈ। let ਕਰ ਲੈਣਾ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 900 ਹੈ। ਕਿਉਂ let ਕੀਤਾ ਜੀ? 900 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? ठीक है जी, ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 900 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ 5/9 ਬੋਲਿਆ। देखो कोई भी डिनोमिनेटर होंगे ना, आप ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ 909 ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 900 ਦਾ 5/9 ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? 5/9 ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੀਮੇਲਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? 900 ਦਾ 5/9 ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ 900 ਦਾ 5/9 ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ 900 ਦਾ 5/9 ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੇਲਸ ਆ ਗਏ ਜੀ? 500 ਮੇਲਸ ਆ ਗਏ ਤੇ 400 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਫੀਮੇਲਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 30% ਆਫ ਦਾ ਮੇਲ ਆਰ ਮੈਰਿਡ। ਹੁਣ 500 ਦਾ 30% ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। 500 ਦਾ 30% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 150 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 500 ਦਾ 30% 150 ਆ ਗਏ, ਇਹ ਮੈਰਿਡ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨ ਹੁਣ ਮੇਲ ਤਾਂ ਮੈਰਿਡ ਮੇਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਰਿਡ ਮੇਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 150 ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਰਿਡ ਮੇਲ ਨੇ ਉਨੀ ਹੀ ਮੈਰਿਡ ਫੀਮੇਲ ਹੋਣਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ ਕਿ ਮੈਰਿਡ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਮੈਰਿਡ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ? 150 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਫੀਮੇਲਸ ਮੈਰਿਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ?
ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਮੈਰਿਡ ਨੇ, ਇਹ ਓਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮੇਲ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਉਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਫੀਮੇਲ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 30% ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 150 ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹਦਾ 30% ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 120 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਫੀਮੇਲ ਮੈਰਿਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ। ਅਨਮੈਰਿਡ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ 400 ਚੋਂ 150 ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਤਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ? 250 ਅਨਮੈਰਿਡ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ 250 ਆਊਟ ਆਫ 900 into 100। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, into 100 ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 250/9%। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ? 27 7/9%। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ? ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਸ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 4th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ 4th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ। Profit and loss: the profit earned by selling an article for ₹832 is equal to the loss incurred when the same article is sold at an। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਲਾਸ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? SP ਮਾਈਨਸ CP। ਇੱਥੇ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? CP ਮਾਈਨਸ SP। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ SP ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, 832 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, 448 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ 832 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ CP, ਇੱਥੇ 448 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਵਾਲੀ CP ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਟਵਾਈਸ ਆਫ CP ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਐਡ ਕਰਕੇ 1280 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ CP ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਇੱਥੇ 640। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। CP ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 640। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? What should be the sale price for making 20% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ? 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹਦਾ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20%, ਇਹਦਾ 20% ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 20% ਲਾਉਂਗਾ ਤਾਂ 320 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ? 640 + 320। ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? 960 ਰੁਪਏ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ? ਨਵੀਂ SP ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਵੀਂ SP ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। 50% ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ 10% ਹੋ ਗਿਆ 64, 20% नहीं, सॉरी 50% है, मैं गलत बोल रहा हूँ। 50% यस 50% क्लियर है जी? यस बिल्कुल ठीक है जी। 50% मींस हाफ। 960 इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। अ ट्रेडर हैज 600 kg ऑफ राइस, अ पार्ट ऑफ व्हिच ही सेल एट 15% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग क्वालिटी एट 20% लॉस। ओके सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी ਆਪਾਂ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਮ ਦੀ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 600 kg ਰਾਈਸ ਵੇਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਵੇਚਿਆ 15% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜੀ 15% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਜੀ ਲਾਸ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ -20% ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈंने ਮਾਈਨਸ ਪਾਇਆ। ਓਵਰਆਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 6% ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? 6% ਦਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਦਿਸ ਮਾਈਨਸ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, -20 + 6 ਰੇਸ਼ੋ, ਦਿਸ ਮਾਈਨਸ ਦਿਸ, -6 -15। क्लियर है जी। उरो के ना है जी -14 आ गया, उरो के ना है जी -21 आ गया। 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 7 2 7 3। ਪੰਜ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੀ? 600 ਦੇ, 600 kg ਦੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 120 ਦੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 120 ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ? ਉਹਨੇ 20% ਲਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੇ 120 ਨੇ ਤਾਂ 3 ਪਾਰਟਸ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 20% ਲਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ 3 ਪਾਰਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਣਗੇ ਜੀ? 360 kg ਦੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 360। ਜੇ 15% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਚਲੋ ਪਲੱਸ ਲਾ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 240 ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਸ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
the ratio of earning of A and B, the ratio of earning of A and B, question number 6 है जी अपने कोल, the ratio of earning of A and B, A ਤੇ B ਦੀ ratio ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, A ਤੇ B ਦੀ ratio ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 8:9 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, alright 8:9, ठीक है, okay, ठीक है, कहता if the earning of A is increased by 50% and thereby B decreased by 25%, the ratio becomes 16:9। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 50% ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, 50% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ 25% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਦੀ ਹੈ 16:9, 16:9। ਕਹਿੰਦਾ A ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ। A's ਅਰਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਡਾਟਾ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ठीक है। परसेंटेज तेने 50% इंक्रीज करनी सी, इत्थे की हो गया जी 25% तेने डिक्रीज करना है, वो कर करा के तो आ गया, बट द थिंग इज कि अपना आंसर नहीं आ सकता बिकॉज अपने को डाटा की है जी इनकम्प्लीट है। सो आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन हैगा जी अपने को कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंसर क्या होगा जी इसका? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि अपने को कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है जी, क्लियर है जी? हाँ, एक कर करा के कहना इन्ना आ गया, वो तो आपा भी कढ़ लेंदे, कर करा के आपा भी कढ़ लेंदे, बट द थिंग इज कि आगे की करना है, आगे कुछ है ही नहीं, मैं ए दी अर्निंग के मैं फाइंड आउट कर लूंगा जी, राइट। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहना गोल्ड इज 19 टाइम एज हैवी एज वाटर। 7 क्वेश्चन है, गोल्ड इज 19 टाइम एज हैवी एज वाटर, copper is 9 times as heavy as water, it should be in what ratio should these be mixed to get an alloy 15 times as heavy as water? So guys, एक पास से gold है, एक पास से copper है जी, एक पास से copper है, ठीक है, एक पास से gold है, जेड़ा gold है 19 times heavy है, copper हैगा 9 times heavy है जी। So allegation लगा रहे हैं guys, फिर कहना if these in what ratio should these be mixed to get alloy 15 time as heavy? जेड़ा मिक्सचर है, ठीक है जी, वो 15 टाइम हैवी है, मींस ओवरऑल जेड़ा हैगा alloy, ठीक है जी, ओवरऑल, ठीक है जी, वो 15 टाइम हैवी है जी। सो गाइस रेशियो काट लांगे जी, उरो के ना आ गया जी 6 आ गया। सो गाइस मैं -6 लिखूंगा जी, उरो के ना आ जाऊगा जी -4, तक के ना आ जाऊगा जी 2 दे टेबल की कटिंग कर लेना 3:2, सो के ना आ गया जी 3:2, क्लियर है जी, क्या आंसर आ गया जी 3:2, क्लियर है जी, 3:2, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8 हैगा जी अपना, वो हैगा जी पार्टनरशिप चैप्टर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ओके, पार्टनरशिप ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੈप्टर, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। Alright guys, A and B enter into a partnership with the capital 4:5। A ਤੇ B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 4:5 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਟਰ 3 ਮੰਥਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ 4 into 3 ਲਿਖੂੰਗਾ, क्योंकि जो भी हैपनिंग हो रही है 3 महीने बाद हो रही है जी। सो 5 into 3 लिखूंगा, उरे 4 into 3 लिखूंगा, जो भी हैपनिंग हो रही है, राइट। ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ A withdrew 1/4 of his capital, ਇਹਦਾ 1/4 A ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ 4 ਦਾ 1/4, 4 ਦਾ 1/4 ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 5 ਆ ਗਿਆ ਫॉर रेस्ट ऑफ द 7 मंथ्स, क्लियर है जी, फॉर रेस्ट ऑफ द 7 मंथ्स, क्योंकि टोटल 10 महीने ने जी। B ने अपनी इन्वेस्टमेंट का 1/5 ਕੱਢ ਲਿਆ, B ने अपनी इन्वेस्टमेंट का 1/5 ਕੱਢ ਲਿਆ, तो यानी एक ਇਹਨੇ भी ਕੱਢ ਲਿਆ। सो इथे 4 रह गए, दोबारा देखो 4 ਦਾ 1/4 ਕੱਢਿਆ, मींस 1 विदड्रॉ कर लिया, 4 ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੌਰੀ 4 ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਲਿਆ ਤਾਂ 3 ਆਊਗਾ ਜੀ, 3 ਆਊਗਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ 5 ਚੋਂ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 1/5 ਕਰਕੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਸੋ 4 5 ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਲਿਆ ਤਾਂ 4 ਆ ਗਿਆ ਫॉर रेस्ट ऑफ द 7। क्लियर, ਇੱਥੇ 3 ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ 3 ਹੈ, 7 ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਸੋ ਗੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ 10 ਮੰਥ 760 ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, 12 ਤੇ 21 33 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਡ ਕਰਕੇ 15 ਤੇ 28 43 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਟੋਟਲ 76 ਪਾਰਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੀ 760 ਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 10 ਦੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 10 ਦੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ।
ਸੋ ਅਗਰ 1 ਪਾਰਟ 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ? ਅਗਰ 1 ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ A ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ। ਸੋ ਗਾਇਸ A ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? A ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? 330 ਰੁਪਏ। A ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? 330 ਰੁਪਏ। एवरीबॉडी क्लियर है जी? ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। अपने कोल हैगा जी चेन रूल ਦਾ 9th नंबर क्वेश्चन हैगा जी टाइम एंड वर्क ਦਾ। टाइम एंड वर्क ਦਾ 9th नंबर क्वेश्चन करते हैं जी। टाइम एंड वर्क ਦਾ ਹੈ ਜੀ 9th नंबर क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस ये फार्मूला तुमने देखा होगा, m1 मींस men, d1 मींस days, h1 मींस hours, w1 मींस work। ठीक है जी। m1 m2 m2 d2 h2 upon w2। देखो m ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ men, d ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ days, h ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ hours and w ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ work। ਕਹਿੰਦਾ x men ਨੇ x ਦਿਨਾਂ ਚ x ਘੰਟੇ ਲਾਏ, x ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ x ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ x ਦਿਨਾਂ ਚ x ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਤੇ x ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? y ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ y ਘੰਟਿਆਂ ਚ y ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? y ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ y ਦੇ ਲਾ ਕੇ y ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ w2। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਸੋ देयरफॉर w2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? y³ upon x square। y³ upon x square ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆंसर? y³ upon x square। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਗਾਇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪੜੋ ਜੀ 10th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਗਾਇਸ 10th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ? ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Alright guys, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ two pipes A and B can fill a cistern in 6 hours and 4 hours if they are open alternate hours. If A is opened first, in how many hours will the tank be filled? So ਦੇਖੋ ਟੈਪ A ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6 hours ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਪ B ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4 hours ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ? 12 hours ਆ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ 12 ਲੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। एलसीएम 12 लीटर है, एफिशिएंसी कट दिया ए कर दिया जी +2 लीटर, राइट। सो ए कितना कर दिया जी +3 लीटर। क्लियर है जी? राइट एवरीबॉडी। सो 2 घंटे क्योंकि अल्टरनेट है तो 2 घंटे तो आने, 2 घंटे इन्होंने कितना फिल करता जी? 5 लीटर फिल करता। सो ना ਆਪਾਂ 12 तक पहुंचना है तो इन्हें मैं किहदे नाल मल्टीप्लाई करूंगा जी? 5 नाल तो 25 हो जाऊगा, 2 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ 10 ਲੀਟਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਰੇ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ देयरफॉर गाइस 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? A ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ A ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ A's ਟਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਟੈਪ A ਦੀ ਟਰਨ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਿਲ ਕਰੂਗੀ? 1 ਆਵਰ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋਗੀ ਜੀ? 1 ਆਵਰ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਿਲ ਕਰੂਗੀ ਜੀ? 2 ਲੀਟਰ। 2 ਲੀਟਰ ਉਹਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। तो तुसी देखो कि थोड़ा टैंक भरिया गया जो कि 12 लीटर का सी। यस 12 लीटर भरिया गया। सो देयरफॉर 5 घंटे मेरा 12 लीटर टैंक की है जी फिल हो गया। सो आंसर कितना आया? कितना टाइम लग्या जी आपां नूं? 5 घंटे। कितना टाइम लग्या जी? 5 घंटे। सो गाइस मैं बार-बार बोल रहा हूं ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਲਟਰਨੇਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ 1-1 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈंने ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਆਲਟਰਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਰਾਈਟ एवरीबॉडी। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਜੋ ਕਿ ਅਗੇਨ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ। ਇਹ ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, कॉन्सेप्ट दोनों के सेम ही होंगे ने, राइट। 11th नंबर क्वेश्चन है जी अपने को टाइम एंड वर्क दा। कहता ए करदा जी 36 दिनां च, बी करदा 54 दिनां च, सी करदा 72 दिनां च। ए करदा जी 36 दिनां च काम 36 डेज, बी करदा जी अपने को 54 डेज,
सी करदा जी अपने कोल अपना 72 डेज। क्लियर जी। सो गाइस एलसीएम लवांगे जी आप और 216 एलसीएम आ गया जी अपना 216 लीटर। क्लियर है जी। सो 216 लीटर आ गया जी ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 216 ਬਟਾ 36 216 ਬਟਾ 36 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ ਜੀ +6 ਲੀਟਰ 216 ਬਟਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 54 ਸੋ 216 ਬਟਾ 54 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ 4 ਆ ਜੂਗਾ ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ 4 ਲੀਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ ਜੀ 3 ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ दिन की एफिशिएंसी आ गई कि एक दिन ए कितना करता है 6 लीटर एक दिन बी कितना करता है 4 डे इतने यूनिट्स था लीटर ना लिखो जी यूनिट्स लिख लो जी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे नहीं तो लीटर तुसी ना कंफ्यूज रहोगे यूनिट्स लिख लो जी कोई गल नहीं ठीक है यूनिट्स हम बोल की रहे जी अपन कहंदा बोल की रहे कहंदा दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर but A left 8 days before the completion of the work B leaves 12 days before the completion of the work। देखो इथों मान लो कि नंबर लाइन तो स्टार्ट करते हैं अपन ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ A B C ਨੇ ਕੰਮ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਰੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ A ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ 8 ਦਿਨ B ਨੇ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਤਾ ਆ B ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ A ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਆ B ਆ ਟੋਟਲ 12 ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਆ ਟੋਟਲ 12 ਦਿਨ ਨੇ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਟੋਟਲ 8 ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਲਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ 8 ਦਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਰੇ ਸੀ ਉਰੇ ਕਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਰੇ ਕਿਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ B ਲੈਫਟ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ B ਨੇ ਉਰੇ ਛੱਡਤਾ ਉਰੇ B ਛੱਡ ਗਿਆ ਲੈਫਟ ਕਰ ਗਿਆ ਉਰੇ A ਲੈਫਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ B ਨੇ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਤਾ A ਨੇ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਤਾ ਜੇ B ਨੇ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਤਾ A ਨੇ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਤਾ ਉਰੇ ਕਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਰੇ ਦੇਖੋ C ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ C ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ C ਉਰੇ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ A ਤੇ C ਨੇ ਇਕੱਠੇ 4 ਦਿਨ ਲਾਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਇੱਥੇ A ਤੇ C ਨੇ ਇਕੱਠੇ 4 ਦਿਨ ਲਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ C ਨੇ ਤਾਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ C ਨੇ ਤਾਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸੌਰੀ A ਨੇ ਤਾਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ C ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਲਾਸਟ ਦੇ 8 ਦਿਨ C ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਰੇ ਲਾਸਟ ਦੇ 8 ਦਿਨ ਕਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ C ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ C ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ A ਤੇ C ਨੇ ਉਰੇ 4 ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 12 ਦਿਨ ਲਿੱਤੇ ਨੇ B ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ 12 ਦਿਨ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ 12 ਦਿਨ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜੀ 12 ਦਿਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚ ਚਲੋ ਸੋ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੇ C ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਲਾਏ ਤਾਂ C ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 3 ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ देयरफॉर ਲਾਸਟ ਦੇ C's ਦਾ 3 ਡੇ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ C ਨੇ ਲਾਸਟ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ C ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ 3 × 8 ਕਿਉਂਕਿ C ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 3 ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 3 ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ 8 ਡੇਜ਼ ਸੌਰੀ 8 ਡੇਜ਼ ਚ C ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 24 ਲੀਟਰ ਬਣਾਇਆ 24 ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਏ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ A ਤੇ C ਨੇ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ A ਤੇ C ਦਾ 4 ਡੇਜ਼ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ A ਤੇ C ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ A ਬਣਾਉਂਦਾ 6 C ਬਣਾਉਂਦਾ 9 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ A ਤੇ C ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 9 ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਚ 36 ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ 9 ਚੌਕਾ 36 9 ਚੌਕਾ 36 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ 9 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 36 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ 216 ਚੋਂ ਇਹ 60 ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ 156 ਬਚੂਗਾ ਸੋ ਗਾਇਸ 216 ਚ ਮੈਨੇ ਆ 60 ਕੱਢਤਾ ਜੀ ਸੋ ਗਾਇਸ 216 ਚ ਜੇ ਮੈਂ 60 ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ 156 ਲੀਟਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਸੌਰੀ 216 ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟਸ ਪਾਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੀਟਰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਸੋ ਯੂਨਿਟਸ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ लो जी जो 216 यूनिट्स जो जी आप 60 लीटर यूनिट घटा देने जी तो 156 लीटर बन जाऊगा जी यस एवरीबॉडी 156 लीटर किने कराया होगा तिन्ना ने कराया होगा सो तीनों मिलके एक दिन च कितना करते हैं जी 13 सो गाइस तीनों मिलके एक दिन च कितना करते हैं 13 सो गाइस तीनों मिलके एक दिन च कितने बनाते हैं जी 13 यूनिट्स बना देने सर 156 ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈ सो गाइस 156 ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ 156 ਬਟਾ 13 कितना आ जाऊगा जी 156 बटा 13 एक मिनट आप मार्कर चेंज कर लिए 156
बटा 13 कितना आ गया जी 12 दिन इन्हों लगे। क्लीयर है जी। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਡੇਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ 12 ਦਿਨ ਉਰੇ ਲੱਗੇ, 8 दिन ਉਰੇ ਲੱਗੇ 20 ਤੇ 4 दिन ਉਰੇ ਲੱਗੇ 12 दिन ਉਰੇ ਲੱਗੇ 8 दिन 4 दिन ਉਰੇ ਲੱਗੇ 8 दिन ਉਰੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼, ਟੋਟਲ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਜੀ 24 ਡੇਜ਼ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਜੀ 24 ਡੇਜ਼। क्लियर है जी 24 डेज लगे। कितना लगे जी 12 दिन और लगे, 4 दिन और लगे, 8 दिन और लगे तो कितना आ गया जी 12 8 20 ਤੇ 4 कितने हो गए जी 24। राइट गाइस चलो जी क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं ਆਪਾਂ। मैं बार-बार कह रहा जी इन्हां क्वेश्चनां ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर है जी, पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जी। ओके सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं जी। की कह रहे हो कि the walking 6/7 of the usual speed a man is 12 minutes late if the find the usual time taken by him to cover the distance। okay so guys की लवांगे जी ਆਪਾਂ टाइम ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਉਰੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ टाइम, ਉਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਪੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਯੂਜੂਅਲ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਯੂਜੂਅਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਟਾਈਮ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਿਊ ਟਾਈਮ। ਕਲੀਅਰ ਨਿਊ मतलब कि यूजुअल टाइम ਤੇ ਨਿਊ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜੂਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਜੇ 6 ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ 7 ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੈ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸਪੀਡ ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ 1 ਹੈ। ਉਹ 1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਉਹ 1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ 12 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆ। ਸੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੂਅਲ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ 6 ਨੂੰ ਇਹ 6 ਸੌਰੀ ਇਹ 12 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ 6 ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੂਅਲ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਯੂਜੂਅਲ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ 6 ਨੂੰ ਮੈਂ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 72 ਮਿੰਟਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਮੈਂ 72 ਮਿੰਟਸ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ 12 ਮਿੰਟ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। 1 ਘੰਟਾ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ 12। ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਯੂਜੂਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਯੂਜੂਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। The usual time taken by him to cover the distance। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਲਿਖੀਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ यूजुअल हाँ दिस इज द पार्ट कि अपनी स्पीड है स्लो सी हुण ठीक है जी। उल्टा लिख गया जी बस मैं ऊपर लिख गया से नीचे लिख गया राइट। सो गाइस इन्हों इदां लिख बस क्लियर है जी। कहते जी नवी स्पीड है वो अपनी स्लो है। गलबात सेम है बस मैं ऊपर नीचे लिख गया सी। नवी स्पीड देखो जी स्पीड स्लो है, जे स्पीड स्लो है ताही तो टाइम ज़्यादा लगे ताही तो आप लेट हो। क्लियर है जी। सो गाइस स्पीड की रेशो अपनी 7:6 है। एक ही गल है हुण मैं बस की लिखूंगा 12 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ करूंगा आंसर तो सेम आऊगा। मैं रेशो उल्टा लिख गया सी ਇਹਨੂੰ ऊपर लिख गया सी ਇਹਨੂੰ नीचे गलबात सेम है। ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग पे क्लियर है जी। ओके क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं जी ਆਪਾਂ। लो जी क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं जी। की कह रहे जी ओके क्वेश्चन नंबर 13 की कह रहे थे वो कहता a man swimming in a stream with the flow यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ w ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ w ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 1.5 w ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਮ। ਬੋਟ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ w ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1.5। ਕਹਿੰਦਾ finds that given that if he can swim twice as far as okay सो गाइस ट्वाइस मींस डाउनस्ट्रीम ते अपस्ट्रीम दा रेशो दे रखा है जी। डाउनस्ट्रीम ते अपस्ट्रीम दा रेशो दे रखा है ट्वाइस दा। टाइम दा रेशो दे रखा है। कहंदा जे इनु 1 लगदा है ते इनु दुगना टाइम लगदा है। ये टाइम दा रेशो है। एक आधा रेशो है जी टाइम दा, एक आधा रेशो है टाइम दा, एक आधा रेशो है जी टाइम। क्लियर है जी। जे इनु 1 लगदा ते इनु 2 लगदा। क्लियर है जी। जे 1 है ते इनु 2 है। स्पीड दी रेशो 2:1
क्लियर है जी 2:1, ये टाइम की रेशो है। क्लियर है और 2:1 हो गया, 1:2 तो 2:1 हो गया स्पीड की रेशो। सो गाइस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ b ਤੇ w ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। 2 + 1 3, 2 - 1 1, 2 + 1 3, 2 - 1 1। क्लियर है जी। ਹੁਣ 1 ਪਾਰਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, देखो W ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 1.5 ਦੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ B ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜੀ 10, ਇਹ ਵੀ W ਹੈ ਇਹ ਵੀ W ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ 3 ਪਾਰਟਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ, 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਸੋ ਗਾਇਸ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ B ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ 14th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਸ 14th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ 14th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, two trains travel in a opposite direction 36 and 45, opposite direction speed ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। A man sitting in the slow train completely passes a faster train in 8 seconds। so say guys ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ s * t। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਨਾ ਫਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜੀ ਫਾਸਟਰ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ TL। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸਲੋ ਟ੍ਰੇਨ ਪਾਸਿਸ ਦਾ ਫਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨ। ਉਹ ਮੈਨ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਫਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 0। फास्टर ट्रेन की लेंथ मैंने कितनी लीती है जी TL, क्योंकि फास्टर ट्रेन है जी, ये फास्टर ट्रेन है जी ठीक है। फास्टर ट्रेन है तो यही फास्टर ट्रेन की लेंथ होगी TL। मैन जो है वो सिटिंग स्लो ट्रेन च बैठा है जिन्हें फास्टर ट्रेन को कवर किया। सो 36 ते 45 की है, दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो अपोजिट डायरेक्शन च हमेशा स्पीड ऐड होंदी है जी 36 ते 45। नाउ डू नॉट फॉरगेट टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। टाइम कितना चाहिए, टाइम कितना चेक कर लेने आप 8 सेकंड है जी। टाइम कितना जी 8 सेकंड। सो गाइस की बन गया जी ट्रेन की लेंथ उरो कितना आ गया जी अपने को 81 into 5/18 into 8 9 2s 9 9 इथों कटिंग की 4 आ गया कितना आ गया 20। सो गाइस ट्रेन की लेंथ अपने को कितनी आ गई जी 180। ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई जी अपने को 180। सो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई जी 180 और हमेशा ट्रेन की लेंथ की होंगी मीटर होंगी है। अपोजिट डायरेक्शन ठीक है जी। अपोजिट डायरेक्शन जी होंगी है जी जी स्पीड होंगी है अपोजिट डायरेक्शन जी ट्रेन की स्पीड होंगी है वो ऐड होंगी है जी प्लस होंगी है। स्पीड की होंगी ने जी प्लस होंगी ने, सेम डायरेक्शन स्पीड की होंगी ने माइनस होंगी है। क्लियर है जी। ऑलराइट गाइस अपना नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जी अगेन एलिगेशन नाल रिलेटेड है जी। वैसे तो मिल्क एंड वाटर का क्वेश्चन है जी ये ओके। 15th नंबर क्वेश्चन है जी। सब तो पहली गल उन्हें की कही है जी आपां नूं, सब तो पहली उन्हें गल कही है जी आपां नूं 2 vessels A and B contain milk and water। ओके पहला वैसल है जी जिस मिल्क ते वाटर जिहड़ा हैगा जी 8:5 ठीक है जी। दूसरा वैसल हैगा जी अपने कोल 5:2 है। मिल्क ते वाटर कितना जी 5:2 है राइट। द ट्रेन इन विच द रेशियो इन विच these two mixture be mixed to get a new mixture containing okay। सो इत्थे जिहड़ी रेशियो देती परसेंटेज देती ना 69 3/30 इकल्ली मिल्क दी देती इकल्ले की दी देती है मिल्क दी। तो सब तो पहली गल आपां इहनूं कन्वर्ट करांगे। सो गाइस इहनूं सॉल्व करोगे तुसीं 900/13 परसेंटेज का तुसीं 1/100 हटा लियो जी, मतलब कि टैग हटा लियो परसेंटेज का। सो गाइस ये 9/13 की आ, ये 13 तो आ गया टोटल यानी मिक्सचर। ये 9 की आ गया मिक्सचर, ऊपर वाला पार्ट जिहदी परसेंटेज दी हुई है वो मिल्क आ गई। इट मीन जे आपां मिल्क ते वाटर की रेशियो कढीए इथों तो मिल्क ते वाटर की जे मैं रेशियो कढां तो कितनी आ जाऊगी जी। जे मिल्क ते वाटर की रेशियो कढां तो कितनी आ जाएगी 9:4। जे मिल्क ते वाटर की रेशियो कढा तो कितनी आ जाएगी 9:4। क्लियर है जी। तो मिल्क ते वाटर की रेशियो कढा तो कितनी आ जाएगी जी 9:4। सो गाइस हुण मैं इत्थे की करूंगा जी परसेंटेज मिल्क की दे रखी सी ना तो मैंने मिल्क ते वाटर की रेशियो कढ ली तो कितनी आ गई जी 9:4।
4 क्लियर है जी राइट एवरीबॉडी। सो गाइज हमेशा की तरह आप वही मैथड यूज करांगे। मैं लिखूंगा मिल्क, मैं लिखूंगा वाटर, तो तुम लिखोगे 8:5 टोटल कितना आ गया जी 30। टोटल कितना आ गया 30। इनू लिखने की लोड़ नहीं दी बस 5/2 सी 8/5 है 9:4 है अपन याद है बस बाला लिखने की लोड़ नहीं है। ठीक है जी 5 ते 2 तो 7 आ गया जी। ठीक है जी उतो कितना है 9 ते 4 अगेन 13 आ गया। सो गाइस एलसीएम ले लो जी इन्हां दा 13 7 13 का एलसीएम ले लो कितना आ गया 91 एलसीएम। ठीक है जी मतलब कि 91 आ गया। सो गाइस इनू 7 नाल करांगे, इनू 13 नाल करांगे, ਆਪਾਂ ਨੇ हर किते 91 बना देना। एलसीएम इन्हां दा लिखता तिन्हां दा। ठीक है जी एलसीएम इन्हां तिन्हां दा लिखता 13 7 13 दा। ठीक है जी 13 7 13 दा लिखता जी 13 7 13 का लिखता एलसीएम। ठीक है जी 13 7 13 का लिखता एलसीएम तो 91 आ गया। हुण 8 नूं आपां 7 नाल कर रहे हैं जिहदे नाल आ वाली चीज 7 नाल कीता 13 नाल कीता 7 नाल कीता, चाहे मिल्क नाल करो चाहे वाटर नाल करो आंसर सेम आएगा। सो गाइस मैं मिल्क नाल कर रहा जी मिल्क मिल्क पूरे भी आपां मिल्क लिखांगे। चलो जी 8 नूं 7 नाल कीता 56 ऑलराइट। ठीक है जी 5 नूं 13 नाल कीता 65। ठीक है जी क्लियर है जी। हुण आपां करांगे जी 9 नूं 7 नाल 63। सो गाइस कितना आ गया जी 65 नूं 13 नाल 65 नूं 63 नाल कीता कितना आ गया जी 2। क्लियर है जी इहनूं इहदे नाल कीता कितना आ गया जी 7। सो आंसर कितना आ गया जी 2:7। आंसर कितना आ गया जी 2:7। चाहे तुसी वाटर नाल कर दे तां भी आंसर सेम होंदा। देखो सब तो पहला 8 ते 5 का टोटल किया 13, 5 ते 2 का टोटल किया 7, 9 ते 4 का टोटल किया 13, 13 7 13 का एलसीएम लिखा 91। तो हर बार तुसी 91 बनाना। 13 नूं 7 नाल कीता तां 91 बनूगा, 7 नूं 13 नाल कीता तां 91 बनू, 13 नूं 7 नाल। हुण जेड़े चाहे मिल्क नूं करो 8 नूं 7 नाल कीता 56, 5 नूं 13 नाल कीता 65, 9 नूं 7 नाल कीता 63, या फिर चाहे वाटर नाल करो आंसर थोड़ा 2:7 ही आऊगा। सो गाइस उम्मीद करदा कि जिन्ने भी मॉक टेस्ट दे 15 ਦੇ 15 क्वेश्चन ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਯੈਸ ਇਹ ਸਟੇਟ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਚ, ਸੋ ਗਾਇਸ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਮ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਬੇਸਿਕ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਲ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम। आज ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 3 ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁਣਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਦੁੱਧ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ सही ऑप्शन केड़ा है डी, मतलब डी अपना की है राइट आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। सेकंड अपना है वाक विच गल करन वाले व्यक्ति नूं की कहा जाता है, ठीक है। सेकंड अपना क्वेश्चन की है कि वाक दे विच गल करन वाले व्यक्ति नूं की कहा जाता है, मतलब जेड़ा परसन जेड़ा व्यक्ति जेड़ा है गल कर रहा ओनू की कहंदे आ। जिवें मान लो मैं गल कर रही हाँ, है ना, जिवें सपोज करो मैं गल कर रही हाँ, है ना, मैं की होवांगी, मैं की होवांगी उत्तम पुरुष, ठीक है। मतलब मान लो अपना क्वेश्चन किया कि वाक दे विच गल करन वाले व्यक्ति नूं की कहा जाता है। जिवें मान लो मैं गल कर रही हाँ, मैं की होवांगी उत्तम पुरुष, ठीक है। जिहदे नाल गल कर रही हाँ वो की होएगा अपना मध्यम पुरुष, जिहदे बारे गल कर रही हाँ वो अपना की होएगा अन्य पुरुष, मतलब राइट आंसर अपना की होएगा उत्तम पुरुष। मतलब वाक विच जिहदे जिहड़ा गल कर रहे हैं उहनूं आपां की कहने आ उत्तम पुरुष कहने आ, ठीक है। राइट आंसर अपना की है सी ऑप्शन, राइट आंसर अपना की है सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बहुत गोरी
ਸ਼ਬਦ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੜਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਗੋਰੀ है ना, बहुत गोरी की है, ये किसी दी क्वालिटी है ना, कोई गुण है ਉਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ? ਆਪਣਾ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆंसर है। मतलब किसी दी क्वालिटी दसी है कि वो बहुत गोरी है। बहुत गोरी की आ गया? कोई गुण आ गया, कोई क्वालिटी आ गई। ठीक है, इट मीन राइट आंसर की है ऑप्शन डी, गुणवाचक विशेषण, कोई क्वालिटी दसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपना है उद्यम शब्द का समानार्थक शब्द चुनना है। उद्यम का मतलब की होंगे? उद्यम करने वाला मतलब फुर्तीला, होगा उस्तत इज राइट आंसर। उस्तत अपना की होएगा? राइट आंसर। ऑप्शन डी अपना की होएगा? राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी की अपना राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन दे प्रोसीड करते हैं। हेठ लिखिया शब्दों विचों एक वचन चुनना है। एक वचन मतलब आप जिन्होंने असी मतलब बहुवचन च नहीं ही कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, ए अपना राइट आंसर की आएगा? ए। राइट आंसर अपना की आएगा? ए। ठीक है, राइट आंसर अपना की है? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना की है? नेक्स्ट क्वेश्चन लभना है कि हेठ लिखिया विचों समासी शब्द केड़ा हुंदा है। देखो समासी शब्द वो हुंदा है जिस दे विच जोड़ नहीं लगी होवे। जोड़नी की है? दो शब्दां नूं जोड़दी है। किहड़े शब्दां नूं जोड़दी है? अपने समासी शब्दां नूं। समासी शब्द अपने समानार्थक भी हो सकते हैं ते जिहड़े ओपोजिट भी हो सकते हैं। जिवें देखते हैं किहड़े-किहड़े? अन्न, पानी, अनार, अनानास, जित ते हार। देखो अपना राइट आंसर की है? अन्न ते पानी, क्योंकि इस दे विच की है? जोड़नी लगी हुई है। जोड़नी की मदद नाल जिहड़े समासी शब्द हुंदे आ वो जोड़दे आ। राइट आंसर अपना ए है। हाथ जित अपना आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि इस दे विच जिहड़ी जोड़नी हैगी है नहीं लगी हुई, इस करके अपना आंसर डी जिहड़ा हैगा सही नहीं है। पर जे इत्थे अपना एवें लिखिया हुंदा जित ते हार ते अपना ये भी की सीगा? अपना समासी शब्द सी। ते हुण अपना राइट आंसर की आएगा? अन्न ते पानी। ठीक है, राइट आंसर अपना की आएगा? अन्न ते पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना की है कि भानी मारनी। भानी मारनी का मतलब की हुंदा है? मतलब जो कोई काम बन रहा होवे उहदे कोई काम विगाड़ देना। ठीक है, कोई गलत गल करके कोई काम हैगा विगाड़ देना। देखते हैं चार ऑप्शंस केड़ी-केड़ियां ने? दोस्ती करना, काम विगाड़ना, सोटी मारनी, उस्तत करनी। उस्तत मतलब होंदी है तारीफ करनी। जे तारीफ ही करांगे तो फिर भानी भानी मतलब कि काम विगाड़ना। ठीक है, अपना राइट आंसर केड़ा होएगा? ऑप्शन बी, भानी मारनी मतलब काम बिगाड़ना। राइट आंसर अपना केड़ा होएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अध्यापक पढ़ा रहा है। अध्यापक पढ़ा रहा विच, ठीक है, अध्यापक पढ़ा रहा विच जिहड़ा हैगा नाम केड़ा है? ठीक है, असी नाम फाइंड आउट करना है ते जिहड़ा पहला की होएगा अपना? ये अध्यापक अपना राइट आंसर है। ठीक है, अध्यापक अपना की है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रोसीड करते हैं। चोकर शब्द का स्त्रीलिंग की है? चकोरी नहीं, चंदी नहीं, चकोरनी यस, प्यारी नहीं। राइट आंसर जिहड़ा अपना है सी है। राइट आंसर जिहड़ा अपना है वो सी है। ठीक है, राइट आंसर अपना की है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रोसीड करते हैं। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कारक किन्ने किस्म के हुंदे हन? कारक जिहड़े हैगे आ किन्ने किस्म के हुंदे हन? 5, 8, 38, 3। कारक जिहड़े हैगे अपने 8 तरीके के हुंदे आ। 8 प्रकार नाल कारक नूं अगे डिवाइड करदे आ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखरां दे समूह नूं की कहा जाता है? अखरां दे समूह नूं बोली कहा जाता है, भाषा, लिपि या मात्रा। देखो मात्रा भी नहीं आएगा। ठीक है, मात्रा भी अपना जिहड़ा हैगा नहीं आएगा। ठीक है, लिपि हाँ आ सकता है, बोली नहीं, भाषा नहीं। लिपि अपना की है? राइट आंसर है। स्क्रिप्ट है, मतलब अखरां दे समूह तो की बनती है? शब्द बनता है। वो की हुंदा? लिपि।
वो अपनी की है राइट आंसर अपना की होएगा सी ऑप्शन की अपनी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। पुआधी की है, पुआधी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ उपभाषा है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ पर्टिकुलर ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, उपभाषा है। ਤੇ ਪੁਆਧੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ उपभाषा है। ਪੁਆਧੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, एक उपभाषा है। मतलब राइट आंसर ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ बी है। ठीक है, उपभाषा की है, पुआधी की एक उपभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। पंजाबी शब्द सूचक की है, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਸੂਚਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜ ਦਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜ ਦਰਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। शुद्ध शब्द जोड़ चुनो, चार शब्द अपन गिवन है, ਅਸੀਂ ਚ ਰਾਈਟ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बी अपना की है राइट आंसर, क्योंकि ज्ञान ਦੇ स्पेलिंग ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। राइट आंसर अपना की है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਝੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੱਤੇ ਝੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਝੜ। पतझड़ अपना की है राइट आंसर डी अपनी राइट ऑप्शन है, अपने राइट आंसर दे ये अपना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सी राइट। आई होप तुहानू समझ आया होएगा। थैंक यू सो मच गाइज। Everybody, welcome to this English session by Piyush. Now guys, when we started the mock, the first thing that we came across was a comprehension. What one wonders is the lowest common denominator of Indian culture today. I'll just convert this into Hindi because जितना आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे उतना ईजी रहेगा क्वेश्चन आंसर करने में। कहता क्या एक बंदा सोचता है, वो है जो सबसे कम जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है जो हमारे कल्चर का, वो सोचता है क्या। कहता अट्रैक्टिव हेमा मालिनी, विविध भारती के गाने, या फिर जो मसाला डोसा है। राइट, कहता जितने भी अच्छे हों ये, और सब कुछ कोई ना कोई एक प्लेस की प्राइड को लेकर आते हैं। प्राइड मतलब एक प्लेस की खासियत जिसमें वो गर्व महसूस कर सके, उसको लेकर आते हैं। कहाँ तक, वो जो नए एरा जो आजकल की पीढ़ी है उसका एक फॉल्स सिंबल विच इज द सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक कपड़ा। राइट, कहता 20 साल से कम के समय में नायलॉन साड़ी जो है, जो टेरिलीन शर्ट है, वो कंट्री साइड स्वेप्ट हट गई, पेनिट्रेट हो गई हैं, मतलब पेनिट्रेट निकल गई हैं यहाँ से। कहाँ, कॉर्नर में जाकर, लैंड के कॉर्नर में, और परसुएड कर दिया हर एक कॉमन मैन ने, वुमेन ने, चाइल्ड ने, कि जो आजकल के सक्सेस का जो चाबी है, मंत्र है, वो है आर्टिफिशियल फाइबर में, ना कि नेचुरल में। जैसे ग्लास नाइलॉन, क्रीप नाइलॉन, टेरी मिक्सेस, पॉलिस्टर्स, और क्या क्या है। साइकिल से ज़्यादा रिस्ट वॉच और ट्रांजिस्टर रेडियो की बात करें, सिंथेटिक क्लोथ्स रिप्रेजेंट करने लगे हैं विलेज के स्क्वायर में, कि ये खासियत है। जो विलेज लर्स की ट्रेजर्स हैं, खजाने हैं, वो जो फ्लैशी नाइलॉन साड़ी होती है, उनके ट्राउजर में मोस्ट जो फेवरेबल होती है, उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जो विलेज यूथ है उनको किक आउट मिलता है एक चीप टेरिकोट शर्ट और ट्राउजर से। जो नियरेस्ट जितना भी वो मतलब उसके बराबर का माल कर सकता है सिंथेटिक के, वो होता है जितना भी बराबर नियरेस्ट कॉपी ले जाए। और जो नियो रिच पीपल हैं, जो क्रेज है उनका फॉर ऑन, राइट, वो तो बहुत ज़्यादा एपरेंट है। जो प्राइस लोग आजकल स्मगल के लिए प्ले करते हैं, चोरी के लिए, भीख के लिए, या फिर मांगे हुए चीज़ों के लिए, या फेंके हुए सिंथेटिक्स के लिए। तो कहता है मानो चाहे ना मानो, जो ये रिचनेस है ट्रेडिशनल ट्राइबल कॉस्ट्यूम की, वो ख़त्म हो रही है। जंग लग रहा है उसको नाइलॉन की टेनिंग यूनिफॉर्मिटी से। राइट, सो यस, वी स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन आउट ओवर हेयर गाइस। इट सेज द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ इंडियन कल्चर आजकल क्या है। हेमा मालिनी नहीं, विविध भारती के सॉन्ग्स नहीं, मसाला डोसा नहीं, कहता आजकल है सिंथेटिक फाइबर।
डी। ठीक है, ये हिंदी में कन्वर्ट करते हैं ना, बहुत इजी हो जाता है। सिंथेटिक फाइबर क्या है? पॉपुलर रहा है शुरू से इंडिया में, पॉपुलर हुआ है पिछले 20 सालों में, कभी पॉपुलर हुआ ही नहीं, ये तो गलत है। और ऑलवेज नहीं यार, वो पहले बोल रहे हैं ट्रेडिशनल था, ये भी नहीं है। बाकियों के बराबर पॉपुलर नहीं, पॉपुलर तो ज़्यादा है। कैसे यार? पिछले 20 सालों में तो हुआ है। क्या तो रहा है? इन लेस देन 20 ईयर्स नाइलॉन साड़ी और ये सब खत्म हो गई है। लेटेस्ट सिंबल मॉडर्निटी का क्या है? बाईसाइकिल नहीं। रूरल पीपल मतलब विलेजेस, उसने बात करी थी ना कि आजकल विलेज में आपको ये देखने को मिलता है, ये देखो, मोर देन द बाईसाइकिल्स रिस्ट वॉच और ट्रांजिस्टर रेडियो, सिंथेटिक क्लोथ जो है ना वो रिप्रेजेंट करने लगे हैं विलेज स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप, राइट? तो इट शुड बी द सिंथेटिक क्लोथ, ऑप्शन डी ओवर है। टेकिंग इट फर्दर, द नियो रिच मीन्स, गाइज व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड नियो रिच, एरिस्टोक्रेसी की बात कर रहा है वो। व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय एरिस्टोक्रेसी? गाइज एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है हाईएस्ट क्लास जो होती है, जिसको कहते हैं ना एलीट क्लास। सोसाइटी की जो हाईएस्ट क्लास होती है दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट नियो रिच, राइट? इंडस्ट्रियलिस्ट आपको पता है, नए रिच लोग पता है, कॉमन आदमी तो आपको पता है। अब देखो, आप बात कर रहे हैं नियो की, है ना? अभी नियो रिच का डायरेक्ट मतलब क्या हो जाता है? कहते हैं जो ये जो नौवी होते हैं, नौ मतलब जो नए नए बने होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, राइट? सो ये प्रीफिक्स है नियो, जिसको बोलते हैं न्यू, यंग, मतलब ये न्योस से बना है, ग्रीक वर्ड है न्योस, उससे बना है। इसको बोला जाता है यंग हो जाए या कोई समथिंग वेरी फ्रेश हो जाए, बिल्कुल राइट। दैट इज द न्यूली रिच पीपल। सी नेक्स्ट, द टोन ऑफ द पैसेज इज, अब गाइज वो टोन पूछ रहा है पैसेज की, राइट? अब देखो, ट्रैजिक तो नहीं है, ट्रैजिक इज समथिंग जो आप मतलब जिसके बिना रह ही नहीं पाए। आयरनी इज नॉट, आयरनी का मतलब होता है जैसे वो पर्सन चाहता था कि मैं चंडीगढ़ से बाहर जॉब ना करूं, लेकिन जॉब करी कहाँ उसने करी इंग्लैंड में। अरे भाई, एक तो बच्चा कह रहा था कि सिटी से बाहर नहीं जाना, लेकिन वो चला कंट्री से बाहर गया, राइट? सॉम्ब्रे का मतलब होता है मतलब एक सीरियसनेस और सैडनेस डिपिक्ट करना कि अच्छा नहीं है कि वो चला गया, वी आर सीरियस इन इट, और थोड़ा सा डार्कनेस सी जहां प्रिवेलिक होती है। सैटारिक तो है नहीं। द आंसर कम्स आउट टू बी सी। अभी इट सेज रीअरेंजमेंट की बात करें तो आपको पैसेजेस में ये अरेंज करने पड़ते हैं। इट सेज इंडियन वुमेन अटेन देयर राइट्स, तो एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स का जो था, राइट? प्रिंसिपल ऑफ वुमेन्स इक्वालिटी की बात कर रहा है यहां पे, और जो मतलब आपको लिंक बनाना है, राइट? लिंक बनाना इज मोर इंपॉर्टेंट। एजुकेशनल पॉलिटिकल लीडर्स ऑल्सो प्लेड, देखो ये ऑल्सो आ रहा है, इन इट आ रहा है, यानी हमें पता नहीं, इट इज कनेक्टेड समवेयर। रोल इन फ्री इंडिया तो चल जाएगा ऐसे, बट दिस हैपेंड, ये देखो, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड समवेयर, तो डेफिनेटली सेज कि भाई ये कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्टेड है तो आपको ढूंढना पड़ेगा किससे कनेक्टेड है। तो आई वुड से यहां पे देखो, एंड नाउ दे आर, दे कौन है? वुमेन्स इक्वालिटी, एजुकेशनिस्ट, रिजल्ट वुमेन बिगैन, दिस हैपेंड। सर यहां से कैसे पता लगेगा? आई टेल यू गाइस, ये देखो, एज अ रिजल्ट वुमेन बिगैन टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया, ठीक है? और अब वो हर जगह देखे जाते हैं, राइट? अब ये कैसे होगा? देखो गाइस, कहता ये तो लिंक है, दिस और इट वाले, तो ये आपस में लिंक हो गए। कहता है इंडियन वुमेन ने अपने राइट्स अटेन किए थे ऐसे, एजुकेशनिस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स ने भी हेल्प करी थी, किस चीज में? राइट्स वाली केस में। लेकिन ये हुआ कब था, हेल्प कब की थी? लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया के बारे में, फॉरेन डिनोमिनेशन से हुआ था ना जब, तब, राइट? फिर उसके बाद क्यूएस यहां गया, अब ये ऑफ कोर्स पीआर ही बचा। कैसे? प्रिंसिपल ऑफ वुमेन इक्वालिटी क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया था। एज अ रिजल्ट वुमेन इंपॉर्टेंट रोल करने लगी थी, और आजकल तो वो हर जगह देखी जाती। तो क्यूएस पीआर इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। वर्क इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ, वर्क सारा कुछ नहीं है, राइट? अब गाइज इसको कैसे कॉम्प्रीहेंड करें हम? सर इसमें वो कहता है कि वर्क के बारे में, देखो मेंटल काम है, यहाँ मैन की बात हो रही है, ये इनर लाइफ की बात हो रही है, सिर्फ वर्क का कॉम्बिनेशन यहीं पर है, तो इतना तो डैम श्योर है पी से स्टार्ट होने वाला है। तो आपका ये जो ए और बी ऑप्शन है ये कट हो गया है, पी से स्टार्ट हो गया, और दोनों में पी के बाद आर लगा है, यानी हमारा सेंटेंस फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है,
राइट? अब बनाए इसकी हिंदी एक बार। वर्क इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल का मतलब होता है एवरीथिंग फॉर यू, द फाइनल गोल, राइट? ये सब कुछ नहीं है। फिर वो बात क्या करता है आर की, कहता है मैन को ऐसा स्लेव नहीं होना चाहिए काम का कि वो अपनी अंदर की लाइफ ही भूल जाए। फिर अब ये कहता है कि सर ये मैन की बात क्यों करी, क्योंकि उससे पहले उसने बात करी है बिसाइड वर्क लाइफ में ये भी आता है, इसलिए मैंने आर ऑप्शंस कट कर, बिकॉज आर डायरेक्टली जस्ट नहीं रहा, मैन की बात क्यों कर रहा है। तो कहता है वर्क के साथ साथ लेजर है, रिलीजन है, स्पोर्ट्स है। फिर बता रहा है मैन को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्लेव ही बन जाए काम का, राइट? अब उसके बाद कौन सा लगाएं, क्यू या एस? वो कहता है मेंटल काम और पीसफुल थिंकिंग शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो इनके साथ इंक्लूड करने हैं, तो इट शुड बी पी आर क्यू एस। दिस कम्स आउट टू बी द करेक्ट रिस्पॉन्स, राइट? सी इज द करेक्ट आंसर। Next is you have to choose the word nearest in the meaning. The word is garish. Garish का मतलब होता है something which is over bright. We can say overly bright thing. बहुत ही ज़्यादा bright है. So something that is very bold, boldly arranged. Right? B. समझे? Salient. Salient तो देखा होगा ना, ये बड़ा salient feature है। अब आपने देखा होगा हमारी जो नई मशीन आई है इसका सेलिएंट फीचर क्या है ना? तो सेलिएंट का मतलब होता है जो भी चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं सबसे ज्यादा नोटिसेबल है, समथिंग दैट इज नोटिसेबल टू अ हायर एक्सटेंट, राइट? तो इट इज सेलिएंट। अभी आपको क्या करूंगा, अब डायरेक्ट इसका मीनिंग ढूंढना है, नियरेस्ट ढूंढना है। नियरेस्ट मतलब आपको सिनोनिम ढूंढना है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन पता है क्या चूज करने का? काट काट के करो। कैसे? वेरिएंट और वेरिएंट, तो वेरिएंट अलग अलग है, वेरिएंट इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रूडेंट भी, अब देखो प्रूडेंट की बात हो रही है और प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का क्लियर मतलब क्या है? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं ना बड़ी प्रोमिनेंट चीज है ये, तो राइट? प्रोमिनेंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और समथिंग वेरी नोटिसेबल, राइट? So this one comes out to be your answer, the option number D. Next is congregation. एक तो होता है congratulations. This is congregation. अब आपने देखा होगा इस वर्ड के बारे में, congregation is like जब ना बहुत सारे लोग गैदर नहीं हो जाते, बहुत बड़ी गैदरिंग सभा हो जाती है कहीं पर, चर्च में लगा लो या फिर किसी गुरुद्वारे में लगा लो, वो जो गैदरिंग होती है उसको कॉन्ग्रीगेशन बोला जाता है, राइट? तो अब आपके पास है कंसंट्रेशन, मीटिंग, डिस्कशन या जजमेंट। सर जजमेंट तो डायरेक्ट होगा नहीं, बिकॉज कॉन्ग्रीगेशन का वो सिनोनिम पूछ रहा है, नियरेस्ट पूछ रहा है ना, तो ऑफ कोर्स उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। तो अब देखो क्या लग रहा है आपको डायरेक्ट बताना है, कंसंट्रेशन, मीटिंग, डिस्कशन और जजमेंट। अब दिस वन इज नॉट दैट सिंपल, बट हाँ ये है कंसंट्रेशन और जजमेंट को तो काट दिया, ठीक है जी। तो अब आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है। गाइस वंस वी टॉक अबाउट द वर्ड कॉन्ग्रीगेशन, एक तो डायरेक्ट मीनिंग बता दी, अब इसमें तो आपका कोई मीनिंग चल नहीं रहा, आपका होगा कि भी कैसे करें सर। तो फिर जब आप इसके सिनोनिम्स के बारे में सोचते हो, हम ये कहते हैं कि भाई जहां बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएं, किसी चीज की असेंबली हो जाए, हम कहते हैं ना कोई चीज का फ्लॉक है, तो बेसिकली जहां पर लोग पीछे पड़ जाएं, राइट? दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। बहुत ज्यादा लोग आ जाएं, सोल्स आ जाएं, हम कहते हैं सब आपके आदर्शवादी लोग हैं, भाई हैं, या फिर कोई अपना, इवन कि आपको पता है जनता जो भड़क जाती है और जो दंगे करती है उनको मॉब बोला जाता है, तो मॉब को भी आप इसमें ले सकते हैं, गेट टुगेदर में ले सकते हैं, राइट? समथिंग दैट गिव्स यू अ काइंड ऑफ थिंग कि भी आपने देख लिया है कि डायरेक्ट क्या है। सो वील से एक गैदरिंग, एक मीटिंग को बोला जाएगा कॉन्ग्रीगेशन, राइट? तो डिस्कशन भी डायरेक्टली नहीं पता, किसने बोला डिस्कशन ही होती है, मोर ऑफ अ ग्रुप काइंड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन, राइट? सो दिस वन इज अ गुड वन, ध्यान से करना इसको। एज अ रिजल्ट इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड, इडियम्स हैं, सो शी इज ऑन द टेंटर हुक दीज डेज। गाइज सिटिंग ऑन हुक्स ऑफ कोर्स नॉट। अब देखो गाइज ये मेंटल मीनिंग होते हैं, ऐसे फिजिकल मीनिंग नहीं होते हैं, राइट? तो अब ये सिटिंग ऑन हुक्स तो बिल्कुल नहीं है। टेंटर हुक्स का मतलब क्या होता है, बंदा सस्पेंस में रह गया,
अनसर्टेन डाउट में रह गया कि भाई क्या होगा. सो इट इज एंग्शियस सस्पेंस. प्लीडेड इज प्लेड करना किसी के आगे, जैसे हम रिक्वेस्ट भी करते. कंफ्यूज इज समथिंग विच हु इज परप्लेक्स्ड, राइट. It is a pity that our politicians are more interested in the leaves and fishes than the uplift of the poor. कहता है ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे पॉलिटिशियन लीव्स और फिशेस में आजकल ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं rather than this. तो अब गाइज लीव्स एंड फिशेस की बात हो रही है ना. उसका डायरेक्टली मतलब क्या है, जो दूसरे सुख हैं, वर्ल्डली बेनिफिट्स हैं, मतलब अपने फायदे का सौदा देखते हैं. पुअर की अपलिफ्टमेंट के बारे में कोई नहीं सोचता है. You have to find the errors over here, guys. He could not possibly have seen the could not लगा, उसके बीच में एक adverb लगा दिया, आगे एक verb आ गया, no doubt in it. Have के साथ verb का third form भी आएगा और modal के साथ verb plural follow होता है have, ठीक है. जहां से वो खड़ा था, he was standing. Could past है तो was भी past है, past की chain होनी चाहिए. This is no error, guys. इसमें कोई error नहीं है. वो शायद वो कह रहा है कि वो पॉसिबली ट्रेन देख ही नहीं सकता था, एबिलिटी ही नहीं थी उसकी जहां से वो खड़ा था, राइट. आई होप गवर्नमेंट अपना बेस्ट करेगी सेफ गार्ड करने में इंडिविजुअल के फ्रीडम को, राइट. आई होप द गवर्नमेंट विल डू इट्स बेस्ट. गवर्नमेंट इज सिंगुलर. आई ने होप लगाया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये फ्यूचर की बात हो रही है. सिंगुलर है तभी इट्स लगा है. कब? इन सेफ गार्ड नहीं, वो अपना बेस्ट करेगी to safeguard the freedom of the individual. So we can say the error lies in option number B. So we have to tick the B as our correct answer. We considered him as a great writer. Do remember one thing, considered आपने बाद as नहीं follow करता. We considered him a great writer. हम उसको consider करते थे एक अच्छा writer. So this comes out to be your answer. Right? Fair enough? Yes, we're done with it. Thank you. I hope you got this point of mind.